हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके में दो इंपॉर्टेंट रियासतों की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर सुकेत एंड सेकंड इज योर मंडी। सुकेत और मंडी रियासत की अगर बात की जाए तो आज ये दोनों रियासतें आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या मंडी डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखने को मिलती हैं। सुकेत से मंडी रियासत की फॉर्मेशन होती है 1948 में। दोनों रियासतें मिलके एक कॉमन डिस्ट्रिक्ट बनाती है और ये वही डिस्ट्रिक्ट है जो आज भी आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखने को मिलती है। तो आज सुकेत और मंडी की हिस्ट्री इंडिविजुअली देखते हैं, उनके इंपॉर्टेंट राजा कौन से थे और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन इससे पहले हम मंडी और सुकेत की हिस्ट्री को शुरू करें, सबसे पहले हम लोग मंडी और सुकेत रियासतें या आज की जो प्रेजेंट मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसका रिलेशन इंपॉर्टेंट किंगडम्स के साथ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट किंगडम्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट किंगडम जिसका रिलेशन हम लोगों को डायरेक्टली मंडी डिस्ट्रिक्ट या मंडी या सुकेत के साथ देखने को मिलता है, उस किंगडम का नाम है मौर्यन किंगडम। आप सब लोगों ने मौर्यन किंग अशोका के बारे में सुना होगा। आप सब लोगों को पता है अशोका ने किस तरह से कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कर लिया था, और जैसे ही उसने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था उसके बाद उसने हिंदुस्तान के हर एक कोने में, इवन साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया या श्रीलंका, वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स या मिशनरीज को भेजा था बुद्धा की टीचिंग को प्रमोट करने के लिए। उसी तर्ज के ऊपर हिमालयन एरियाज में भी अशोका के द्वारा भेजे हुए बुद्धिस्ट मॉन्क्स आए थे, जिनको यहाँ पे देसी भाषा में मजिमा का नाम दिया जाता था। और आप सब लोगों को ये शब्द शायद आप लोगों ने सुना होगा, जिनको लोकल भाषा का आइडिया रहेगा। मजमा का नॉर्मल मतलब होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह के ऊपर बैठ के किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क जब यहाँ पे आएंगे तो वो बुद्धा के टीचिंग को जो हमारे मंडी वाले डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मॉरिन्स के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम जिसका रिलेशन हमें सुकेत या मंडी के साथ देखने को मिलता है, उस किंगडम का या उस राजा का नाम है कनिष्क और उस किंगडम का नाम है कुशनाज। आप सब लोगों को कुशनाज के बारे में पता होगा। जिनको कुशनाज के बारे में नहीं पता है तो कुशनाज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कुशनाज किंगडम जो है वो आपका जो नदर्न साइड वाला एरिया है, जो अपर इंडिया है, जहाँ पे आपका पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर एक किंगडम ने या एक राजा ने रूल किया था। उस राजा का नाम था कनिष्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, और उस किंगडम का नाम हुआ करता था कुशनाज। ये जो कुशनाज थे ये आपके ग्रीक किंगडम्स थे, या बेसिकली सेंट्रल एशिया से जो थे वो आपके ये स्पेसिफिक किंगडम या ये स्पेसिफिक जो रूलर्स थे वो आए हुए थे। जब कुशनाज यहाँ पे आएंगे तो कुशनाज या कनिष्क की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हमें हिस्ट्री में देखने को मिलती है। ये वही हैं जिन्होंने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट या जो आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है स्कल्पचर्स का, उसको डेवलप किया। कनिष्का के साथ भी हमें मंडी डिस्ट्रिक्ट का रिलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि आज जब हम लोगों ने मंडी डिस्ट्रिक्ट या सुकेत या मंडी रियासत के एरियाज को जब एक्सकवेट किया, तब हम लोगों को कुशनाज टाइम पीरियड के दौरान इशू किए हुए सिक्के देखने को मिले, क्वाइंस देखने को मिले, जो इस स्पेसिफिक कहानी को, इस स्पेसिफिक लिंकेज को ऑथराइज करते हैं कि हाँ, कनिष्क का रूल भी इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर किसी जमाने में रहा था। कनिष्का के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट किंगडम आएगा उसका नाम होगा कुलिनदास किंगडम। कुलिनदास किंगडम का जो एरिया था वो मोर और लेस आपका हिली एरिया ही हुआ करता था, पहाड़ी इलाकों का ही ये किंगडम था जिसको कुलिनदास के नाम से जाना जाता था। कुलिनदास ने टिल 4th सेंचुरी एडी तक टिल 4th सेंचुरी एडी तक मंडी डिस्ट्रिक्ट और बाकी हिली एरियाज के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, जब तक गुप्ता किंगडम नॉर्थ इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं हो गया था। आप सब लोगों ने गुप्ताज के बारे में सुना होगा। गुप्ताज की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश, बिहार के आसपास के एरिया से होती है, स्पेशली बिहार के आसपास के एरिया से, पाटलिपुत्रा के आसपास के एरिया से होती है, और धीरे धीरे गुप्ताज जो हैं वो अपनी टेरिटरीज को पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, मोर और लेस पूरे के पूरे हिंदुस्तान में एक्सपैंड कर लेते हैं। ये आपका सबसे बड़े किंगडम्स में से एक किंगडम है, और हम ऐसा कहें कि मॉडर्न किंगडम के बाद कोई बहुत बड़ा किंगडम हिंदुस्तान के अंदर रहा था तो उस किंगडम का नाम था गुप्ता। तो यही गुप्ता किंगडम, इसी गुप्ता किंगडम के कॉइन्स जो हैं वो हमें मंडी डिस्ट्रिक्ट या मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो दो इंपॉर्टेंट रियासतें हैं उनके अंदर देखने को मिले हैं। इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिनका नाम था समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता या समुद्रगुप्ता इन स्पेसिफिक या गुप्ता इन जनरल, इनकी एक खासियत होती थी, इनका जो या इनके टाइम पे जो नुमिस्मेटिक आर्ट थी, जो कॉइनेज सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। बहुत सुंदर कॉइन जो थे इनके द्वारा बनाए जाते थे। इनके द्वारा इतने सुंदर कॉइन्स बनाए जाते थे कि उसके बाद कम से
कम 1500-1600 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है इनके रूल को। इतने सुंदर कॉइन्स, इतने अच्छे कॉइन्स हम लोगों को कभी भी देखने को नहीं मिले। स्टार्टिंग में मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स इनके गोल्ड के थे, बाद में इन्होंने चंद्रगुप्त टू के टाइम से, चंद्रगुप्ता टू के टाइम से इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को भी इशू करना शुरू कर दिया था। तो हिमाचल प्रदेश में समुद्रगुप्ता के द्वारा इशू किए कॉइन्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इनके कॉइन्स में एक साइड पे राजा की इमेज हुआ करती थी, कभी राजा उसमें शिकार कर रहा है, कभी राजा उसमें वीणा प्ले कर रहा है, और दूसरी साइड गॉडेसेस या गॉड की इमेजेस हुआ करती थी। तो समुद्रगुप्ता ने एक कॉइन्स या कुछ सेट ऑफ कॉइन्स इशू किए, उन कॉइन्स के ऊपर जो है वो हेमावती की पिक्चर थी। हेमावती को गॉडेस ऑफ स्नो कहा जाता है। तो क्योंकि हिली एरियाज, हिमालयन एरिया जो थे वो समुद्रगुप्ता के पास थे, गुप्ता एम्पायर के अंडर थे, यही कारण था कि गुप्ता एम्पायर के द्वारा यहाँ पे कॉइन्स को इशू किया गया। वैसे सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो इसके बाद इनके जो बेटे आएंगे चंद्रगुप्ता टू, उनको दिया जाता है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, बट जो नदन एरिया था उसके ऊपर समुद्रगुप्ता ने ही अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था। क्लियर? अब कहानी क्या है कि समुद्रगुप्ता के बाद जो है वो आपके हर्षवर्धन रहते हैं। हर्षवर्धन का ट्रेस भी हम लोगों को कहीं ना कहीं मंडी के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम एक चाइनीज ट्रेवलर आए थे जिनका नाम था ह्यून सांग। ह्यून सांग की राइटिंग में मंडी और सुकेत को जालंधरा त्रिगार्ता का पार्ट माना जाता है, और जालंधरा त्रिगार्ता उस जमाने में हर्षवर्धन के पास हुआ करता था। लेकिन हर्षवर्धन की का रूल जैसे ही खत्म हुआ, और हर्षवर्धन का रूल वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक नहीं रहा था, हर्षवर्धन के रूल के खत्म होने के बाद जो आपका मंडी वाला एरिया है, जो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट है आज की, वो छोटी छोटी रियासतों में टूट जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मंडी पहले पूरी रियासत थी, पूरा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है आज की। जब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं रहता है, तब ये छोटी छोटी रियासतों में, कम से कम 30-40 छोटी छोटी रियासतों में ब्रेक हो जाती है। और इन रियासतों को जो रूल कर रहे होते हैं लोग, वो या तो राणा थे या तो ठाकुर थे। उनको ठाकुर या राणा कहा जाता था, राजा किसी को नहीं कहा जाता था, क्योंकि राजा वो था जिसके पास बहुत ज़्यादा टेरिटरी है, जिसकी सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ रिलायंस ज़्यादा है, और आसपास के जो एरियाज है उनके उस पर उसकी सुपरमेसी इम्पोज की जा सकती है, या उसके द्वारा अपनी सुपरमेसी को इम्पोज करवाया जा सकता है। तो यही कारण था कि मंडी बाद में, हर्षवर्धना के बाद, गुप्ताज के बाद जो है मंडी का जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, वो ऐसा नहीं है पूरे हिमाचल की बात करें, जो तुम्हारा साथ में कांगड़ा था वहाँ के राजा चल रहे थे, साथ में तुम्हारा कुल्लू था वहाँ का राजा हुआ करता था, लेकिन जो मंडी का स्पेसिफिकली एरिया है, मंडी डिस्ट्रिक्ट का स्पेसिफिकली एरिया है, जहाँ पे सुकेत और मंडी नामक दो रियासतें हैं, उन रियासतों में आप लोगों को छोटे छोटे ठाकुर या छोटे छोटे राणाज देखने को मिले। अब अगली कहानी वहीं से ही शुरू होगी, जहां से हम सबसे पहले सुकेत रियासत को पढ़ेंगे, क्योंकि सुकेत रियासत से ही आपकी मंडी रियासत की फॉर्मेशन होगी। इन्हीं का ही एक राजा जो है, एक राजा का बेटा जो है वो मंडी की फॉर्मेशन करेगा। तो कभी कभी हम लोग ये कहते हैं कि मंडी इज द ऑफ शूट ऑफ सुकेत, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मंडी की फॉर्मेशन सुकेत पहले बन चुका था, उसी में ही एक राजा का बेटा, जिसके अपने भाई के साथ नहीं बनती थी, जिसने राजा बनना था, वो वहां से अलग होकर एक नई रियासत बनाता है, दैट इज योर मंडी रियासत। आई थिंक यहाँ तक की जो कहानी है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल लिंकेज जो है वो हमारे लिए रिलेवेंट है। काफ़ी हिस्ट्री पढ़ते हुए स्टूडेंट जो है हिमाचल प्रदेश के, उनको ये प्रॉब्लम रहता है कि हिमाचल में जो सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। अब देखिए, पहले हमने मौर्यंस की बात की, कनिष्का की बात की, गुप्ताज की बात की, कहानी खत्म कर दी हमने यहाँ पे। इसके बाद हमें दिल्ली सल्तनत, इसके बाद हमें 500-600 हज़ार साल तक जो है हिमाचल और जो हमारा नदन वाला एरिया है, दिल्ली वाला एरिया है, जहाँ पे हमारे मेन किंगडम्स रहे हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं देखने को मिलता है, जब तक मुगल्स नहीं आते हैं। मुगल्स का रिलेशन हमें सुकेत और मंडी दोनों के साथ देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल की हिस्ट्री का एक इशू ज़रूर है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी सीक्वेंस बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, काफ़ी चीज़ें इफ़ एंड व्हाट के ऊपर डिपेंडेंट है। बट अगेन, हमारे एग्जाम में 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 40-50% ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से आते हैं। तो यही कारण है हिस्ट्री को हमें बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग सुकेत की बात करते हैं। अब सवाल यहाँ पे आएगा, सुकेत का नाम कहाँ से पड़ा? कई लोग कहते हैं कि सुकेत का नाम पड़ा सुक्षेत्रा से। सुक्षेत्रा का मतलब ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुख है। अगेन, नाम अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, बट हाँ, एक कहानी के अकॉर्डिंगली सुकेत का नाम सुक्षेत्रा के नाम से बना। ऐसा एरिया जहाँ पे लोग भी बहुत खुश थे, और जहाँ के राणा और ठाकुर हुआ करते थे वो भी बहुत अपने लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखा करते थे। अब वहाँ पे आगमन होता है एक राजा का, जिसका नाम है बीरसेन।
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सरनेम के साथ सेन देखोगे, जैसे जब हमने बिलासपुर के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने देखा था जहाँ पे जिनका नाम था चंद या चंदेल, वो आए थे चंदेरी बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से। उसी तरह से जब आप किसी सरनेम के साथ देखोगे सेन, तो सेन जो है वो कहाँ से आएंगे, तुम्हारे वेस्ट बंगाल वाले एरिया से आएंगे। और हिंदुस्तान में सेन डायनेस्टी ने भी रूल किया है, जो आपका वेस्ट बंगाल या ईस्टर्न इंडिया वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल बिहार वाला एरिया, इवन टिल उत्तर प्रदेश सॉरी यूपी तक का एरिया, वहां तक के एरिया के ऊपर जो है वो हमें सेन डायनेस्टी, पालाज सेन के द्वारा जो है वो रूल देखने को मिला है। उन्हीं सेन डायनेस्टी के रूलर जो हैं, जब हिंदुस्तान के हिली एरियाज में आएंगे, हिमाचल में पहुंचेंगे और वहां पे देखेंगे मंडी के आसपास वाले एरिया में, अब देखो कांगड़ा में राजा बैठा है, कुल्लू में राजा बैठा है, कहलूर में राजा बैठा है, लेकिन मंडी वाला जो एक बहुत बड़ी बेल्ट है, बहुत बड़ा एरिया है, ब्यास के आसपास वाला एरिया, वहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट या बड़ा राजा देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है वीरसेन जब यहाँ पे आएगा तब वो छोटे छोटे ठाकुरों को हराएगा, जैसे वो करोल के ठाकुर को हराएगा, बंटवारा के ठाकुर को हराएगा, नागरा के ठाकुर को हराएगा, चिराग के ठाकुर को हराएगा, कुन्नू के ठाकुर को हराएगा और अपने किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट करेगा। तो इस तरह से जो सुकेत के फाउंडर है उसका नाम क्या है, तुम्हारा वीरसेन। वीरसेन को हम लोग सुकेत का फाउंडर कहते हैं। आए कहां से हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जब वो कुन्नू के ठाकुर को हराता है, तो कुन्नू के ठाकुर का किला होता है, कुन्नू के ठाकुर का जो एरिया है वो कुन्नू धार के आसपास हुआ करता था। तो कुन्नू धार पे ही सबसे पहले वीरसेन जो है वो अपना पैलेस बनाता है, अपना किला बनाता है और उसका नाम रखता है नरौल। नरौल का मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसी पहाड़ों में एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हारी प्रॉपर प्राइवेसी है, जहाँ पे कोई भी आके इंट्रूजन नहीं कर सकता है, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करना भी बहुत मुश्किल है, और तुमने अगर बच के जाना हो तब भी तुम उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर जा सकते हो। तो सबसे पहले कुन्नू धार के ऊपर किला बना, किले का नाम रखा गया नरौल। नरौल का मतलब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। वीरसेन जब राजा बनता है तो ये एक पंगना करके जगह है सूरी एरिया में, वहां पे अपना एक और किला बनाता है। इसके द्वारा काफी किले बनाए गए थे। पंगना में एक और किला बनाता है सूरी एरिया में, और पंगना को अपनी कैपिटल डिक्लेयर करता है। अब एक चीज ध्यान रखना, सुकेत की सबसे पहली कैपिटल जो थी वो थी पंगना, और पंगना का कैपिटल जो है वो किसके द्वारा स्टेब्लिश की गई थी, वो की गई थी वीरसेन। क्योंकि बाद में आप लोग देखोगे सुकेत में आपको किंगडम्स रिप्लेस होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एक गढ़ चौसी करके एरिया है, वहां पे भी वीरसेन के द्वारा जो है वो एक किला बनाया जाता है। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि अब देखो, साथ में कुल्लू का राजा है, साथ में कहलूर का राजा है, साथ में कांगड़े का राजा है, बीच में छोटे छोटे ठाकुर हुआ करते थे। तो इन ठाकुर से किसी भी राजा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा इशू नहीं हुआ करता था। लेकिन जब मंडी में या जब सुकेत के आसपास वाले एरिया में छोटे छोटे ठाकुरों को हरा के एक बड़ा किंगडम बनना शुरू हो गया, तो कुल्लू का राजा जो है उसको खतरा उत्पन्न हो गया। यही कारण था जो भूपपाल है उसके बीच में और वीरसेन के बीच में होती है लड़ाई, जिसमें वीरसेन के द्वारा भूपपाल को बहुत बुरी तरह से हराया जाता है और कुल्लू एग्री हो जाता है ट्रिब्यूट पे करने को वीरसेन को। तो इस तरह से जो कुल्लू है वो आपका वीरसेन यानी कि सुकेत के कंट्रोल में आ जाता है। राजा भूपाल रहता है कुल्लू का, बट वो आपका एक तरह से डायरेक्ट रूल जो है वो आपका किसका एस्टेब्लिश रहता है, वो आपका रहता है वीरसेन का। इसके साथ ही वीरसेन जो है उसके द्वारा राणा ऑफ हटली को भी हटाया जाता है, हराया जाता है, और जब वो हटली के राणा को हराता है तो वहां पे किला बनाता है जिसका नाम रखा जाता है बीरकोट। कई जगह इसको बिहार कोट के नाम से भी आजकल के ज़माने में या स्पेसिफिक टाइम पे बोला जाता है। बीरकोट बोल लो, बिहार कोट बोल लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये है वीरसेन, फाउंडर ऑफ सुकेत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यार, किसी ने क्या किला बनाया इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, किसने किसको हरा के कहाँ किला बनाया इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, सबसे पहले कैपिटल सुकेत की कौन सी थी इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर? किस राजा ऑफ सुकेत ने भूपाल ऑफ कुल्लू को हराया इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। वीरसेन के द्वारा किस राजा ऑफ कुल्लू को हराया गया इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। तो हिमाचल की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। तो पर्सनली अगर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूं, अगर आप हिमाचल में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से अगर आप 14 से 15 क्वेश्चन भी कर लो, इवन 12 से 13 क्वेश्चन भी ठीक कर लो, तो ये भी आप लोगों की एक बहुत अच्छी सक्सेस रेट रहेगी, क्योंकि हिस्ट्री अनप्रडिक्टेबल है पर डुएबल है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, मल्टीपल टाइम पढ़ोगे, तो आपको हिस्ट्री एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पे आप शायद गेस करके भी बहुत अच्छे तरीके से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो पहले राजा आई थिंक आपको वीरसेन के बारे में पता चल गया होगा। वीरसेन के बाद अगला राजा बनता है धीरसेन। धीरसेन जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट राजा धीरसेन का बेटा, जिसका नाम था विक्रमसेन। विक्रमसेन की अगर बात की जाए तो विक्रमसेन जो है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था,
और वो 2 साल के लिए जो है वो तीर्थ यात्रा के ऊपर चला जाता है, उत्तराखंड वाले एरिया पे, काशी वाले एरिया पे, यूपी वाले एरिया पे। और जब वो काशी वाले एरिया में होता है या जब वो अपनी तीर्थ यात्रा पे जाता है तो वो अपना भाई जिसका नाम था त्रिविक्रम, उसके छोटे भाई का नाम था त्रिविक्रम, उसको अपना अपॉइंटी बना देता है। मतलब पूरा जो साम्राज्य है, पूरा जो एरिया है, पूरा जो सुकेत किंगडम है, स्टेट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है त्रिविक्रम सेन को। लेकिन त्रिविक्रम सेन जो है वो थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान था और उसको ऐसा लगता था कि अगर उसका भाई जो है वो धार्मिक किस्म का है और वो या उसका इंटरेस्ट नहीं है राजपाट में, क्योंकि यंग एज के ऊपर या इस स्पेसिफिक एज के ऊपर जो है वो पिलग्रिमेज करने का बहुत ज़्यादा रैशनल नहीं बनता है। तो त्रिविक्रम को ऐसा लगता है कि जब उसका भाई राजा बनने में इंटरेस्ट नहीं है और वो ज़्यादा राजा बनने में इंटरेस्टेड है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है राजपाट में, तो क्यों नहीं उसको राजा बनाया जाए। तो यही कारण है वो अब प्लान करता है। अब प्लान करने के लिए एक तो उसकी सेना कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जो सेना है वो हो सकता है कि विक्रमसेन के लिए लॉयल हो, लेकिन जो तुम्हारा त्रिविक्रम है वो जो उसका सेनापति है उसके साथ तालमेल करके, जो सुकेत का सेनापति हुआ करता था उसको अपने साथ मिला के, और साथ में और एश्योरेंस के लिए कि कल को अगर विक्रमसेन अपना राज्य वापस मांगने आता है तो उसके खिलाफ जो है वो उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी हो। तो वो क्या करता है, जो कुल्लू जो अभी तक सुकेत की ट्रिब्यूटरी है, जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि भूपाल को हरा के जो है वो वीरसेन ने कुल्लू को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो अब जो भूपाल का ग्रैंडसन था जिसका नाम था हस्तपाल, हस्तपाल को वो अपने साथ मिला लेता है। वो बोलता है कि अगर विक्रमसेन जो है वो अपनी गद्दी मांगने के लिए अटैक करता है तो मेरा साथ देगा। हस्तपाल उस चीज के लिए एग्री हो जाता है। जब विक्रमसेन को ये पता चलता है कि उसका भाई जो है उसकी एम्बिशंस ऐसी हैं और उसने जो विक्रमसेन है उसको काइंड ऑफ गद्दी से हटा दिया है और खुद को राजा घोषित कर दिया है, तब वो कुमार या क्योंथल के राजा से हेल्प मांगता है और क्योंथल की सेना को लेके विक्रमसेन जो है त्रिविक्रम और हस्तपाल इन दोनों की सेनाओं को भी हरा देता है और साथ में इन दोनों को मार भी देता है। क्लियर। तो इस तरह से जो वो विक्रमसेन अपने आप को फिर से राजा रीइंस्टेट कर देता है, अपने भाई और जो हस्तपाल है उसको खत्म कर देता है। अब कहानी यहाँ पे है, जो हस्तपाल का राजा है उसको वीरसेन के द्वारा राजा का ही स्टेटस दिया गया था, क्योंकि राजा या वीरसेन जो था उसने एक्नॉलेज किया था, क्योंकि कुल्लू उससे पुराना किंगडम था। अब जब कुल्लू का राजा हस्तपाल जो है वो विक्रमसेन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होता है और वो मारा जाता है। अब विक्रमसेन जो है वो बदला लेने के लिए कुल्लू को एक राजा या एक बड़ी स्टेट से बिल्कुल खत्म कर देता है और उसके जो आने वाले वंशज हैं उनको जमींदार या राणा के स्टेटस के ऊपर ले आता है। ये अलग बात है, विक्रमसेन का जो टेन्योर है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, 10 साल तक ही इसने रूल किया, लेकिन जो कुल्लू था उसको राजा से उसने जमींदार पे प्रमोट कर दिया। जो हस्तपाल का बेटा था उसको उसने राजा से राणा, राणा से भी नीचे जमींदार वहां पे प्रमोट कर दिया। प्रमोट तो नहीं बोल सकते, सॉरी, डिमोट कर दिया। क्लियर। तो ये विक्रमसेन की कहानी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए तुम्हें कि जब विक्रम या कौन सा ऐसा राजा था जिसके भाई ने ही उसके खिलाफ कुल्लू के राजा के साथ मिलकर जो वो कॉन्स्पिरेसी डिजाइन की थी, तो वो थे आपके राजा का नाम था विक्रमसेन और कुल्लू का राजा था हस्तपाल। अब देखिए यहाँ तक है विक्रमसेन। विक्रमसेन के बाद जो है वो धरतारी सेन राजा थे। धरतारी सेन भी बहुत ज़्यादा कोई रेलेवेंट नहीं है। धरतारी सेन के आगे बेटे हैं लक्ष्मण सेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लक्ष्मण सेन राजा बनेंगे तो लक्ष्मण सेन की जो एज होगी, क्योंकि धरतारी सेन बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो जाएगी, जब लक्ष्मण सेन राजा बनेंगे तो लक्ष्मण सेन की एज थी सिर्फ 2 साल। और क्योंकि राजा इतना ज्यादा छोटा था, कई जगह लक्ष्मण सेन उनके ग्रैंडसन भी लिखे गए हैं, कई जगह सन भी लिखे गए हैं। क्लियर। लक्ष्मण सेन जब 2 साल के थे उस स्पेसिफिक टाइम पे कुल्लू जो है उसको पूरा मौका मिल जाता है, क्योंकि राजा कमजोर है, राजा छोटा है, इमेच्योर है, अपनी टेरिटरी को वापस लेने के लिए। और कुल्लू जो है वो लक्ष्मण सेन के होते होते उस स्पेसिफिक टाइम पे जो है आपका सूरतपाल राजा हुआ करता था कुल्लू का। क्लियर। या हाशिरपाल के नाम से भी जिसको जाना जाता था। तो सूरतपाल जो है वो अपनी टेरिटरी को वापस ले लेता है सुकेत से और अपनी इंडिपेंडेंस को फिर से घोषित कर देता है, जो कि वीरसेन के अंदर एक सुकेत या वीरसेन के दौरान, या वीरसेन जब राजा था उस दौरान सुकेत के कंट्रोल में आ गया था। तो लक्ष्मण सेन वो राजा है जिसके दौरान कुल्लू अपनी इंडिपेंडेंस फिर से डिक्लेयर कर देता है। क्लियर। लेकिन जब लक्ष्मण सेन जो है वो 16-17 साल का होता है तो अपने सेनापतियों के साथ मिलके वो जो राजा है हाशिरपाल या सूरतपाल ऑफ कुल्लू उसको हरा देता है, और इस तरह से कुल्लू जो है वो फिर से सुकेत की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। क्लियर। अब इसके बाद लक्ष्मण सेन के बाद जो है उसका बेटा चंद्रसेन राजा बनता है।
चंद्रसेन की कहानी क्या है? चंद्रसेन का भी 10 के आसपास ही जो है वो पूरा रियन रहता है, पूरा टेन्योर रहता है। चंद्रसेन का कोई भी संतान नहीं होता है, यही कारण है चंद्रसेन का जो बेटा था, सॉरी पार्डन, चंद्रसेन का जो भाई था जिसका नाम था, की जगह विजयसेन है या विजाई सेन है, वो नया राजा बनता है, वो नया किंग बनता है। क्लियर? अब विजयसेन जो है वो जब नया राजा बन जाएगा, वो भी 15-16 साल तक रूल करेगा। विजयसेन जो है उसके दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था साहूसेन और एक बेटे का नाम था बाहूसेन। एक का नाम था साहूसेन और बाहूसेन। तो विजयसेन के या विजाई सेन के दो बेटे, साहूसेन बड़े बेटे का नाम, बाहूसेन जो है वो छोटे बेटे का नाम। साहू और बाहू के बीच के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। साहू और बाहू के बीच में ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं थे। यही कारण था कि साहू जब राजा बन जाता है तो बाहू सुकेत को छोड़ के, सुकेत को छोड़ के उस जमाने में, क्योंकि कुल्लू भी मंडी के टेरिटरी हुआ करता था, उस जमाने में एक एरिया था मंगलौर, मंगलौर करके एक एरिया अभी भी है, मंगलौर एक एरिया है कुल्लू में। मंगलौर वाले एरिया में बाहू जो है वो अपने आप को रिटायर कर लेता है और वहां पे एक छोटा सा एरिया अपने कंट्रोल में लेके अपने आप को राणा डिक्लेयर कर देता है। अब राणा तुम्हें पता ही है कि बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, जमींदार बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, जिससे जो आसपास के राजा हैं उनको खतरा महसूस हो। पर कहानी यहाँ पे शुरुआत हो जाती है मंगलौर। मंगलौर यही वो है जो बाद में मंडी रियासत में कन्वर्ट होगा। तो मंडी रियासत की जो फाउंडेशन, मंडी रियासत जो अपना रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैक करती है, वो कहाँ से करती है? बाहूसेन से। बाहूसेन मंगलौर आएगा, बाद में धीरे धीरे जो वो अपने एरिया को एक्सपेंड करेंगे, ब्यास के आसपास वाले एरिया में टेरिटरी एस्टेब्लिश करेंगे और एक नई रियासत बनेगी, दैट वाज योर मंडी रियासत। उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैंने ये कहा था कि मंडी वॉज दी ऑफशूट ऑफ सुकेत रियासत। तो किसके द्वारा फाउंडर कौन है उसके? बाहूसेन। क्लियर? उसके बाद साहूसेन की बात की जाए, साहूसेन के बाद जो है वो अगले राजा आ जाएंगे रतन सेन। अगेन रतन सेन का भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। उसके बाद तुम्हारे आएंगे सेवंत सेन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सेवंत सेन जो है वो अपनी माता जी की याद में एक रानी का कोट बनाएंगे, किला बनाएंगे, जो किला बना होगा तुम्हारा चवासी में। ठीक है, चवासी में किला बनेगा जिस किले को जो है वो रानी का कोट कहा जाएगा, और ये बनेगा तुम्हारा सेवन सेन। अब सेवन सेन के बाद छोटे छोटे राजा हैं, दिलावर हैं, बिलादर हैं, विक्रम हैं, मात्र हैं, लेकिन अगेन इनकी बहुत ज़्यादा कोई रेलेवेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। सेवंत सेन के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट राजा आए, जो अप्रोक्सीमेटली 1000 साल, मैंने थोड़ा स्किप कर दिया है, सॉरी 100 साल के आसपास का टेन्योर जो है वो स्किप कर दिया है, दैट इज़ योर मदन सेन। मदन सेन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल राजा माना जाता है। मदन सेन से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है। जब सेवंत सेन के बाद आपका दिलावर, बिलादर, विक्रम, मात्र सेन राजा बनते हैं, मात्र सेन का कोई भी बेटा नहीं होता है, तो उसमें जो है वो एक रिश्तेदार होता है, इनका एक रिलेशन, एक रिलेटिव होता है जिसका नाम था ल्यूण फ्यूण, जिसका नाम था ल्यूण फ्यूण। ल्यून फूण नाम था, कई जगहों पे कुछ और प्रोनाउंस किया गया है, लेकिन स्पेलिंग यही है। ल्यून फूण उसका नाम हुआ करता था। ल्यून फूण जो है उसको राजा बना दिया जाता है, लेकिन ल्यून फ्यूण जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट होता है, और जो बाकी सुकेत के सेनापति थे वो ल्यून फ्यूण से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि कोई और रिलेटिव राजा बनने के लिए मिल नहीं रहा था, यही सबसे नियरेस्ट था, इसको राजा बना दिया गया। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो बिल्कुल ही निकम्मा है। अब यहाँ पे जो है वो जो सेनापति हैं या जो ऑफिशियल्स हैं सुकेत रियासत के, वो ये प्लान करते हैं कि क्यों ना हम इससे भी बेटर और रिलेटिव्स में, चाहे वो दूर का ही रिश्तेदार हो, क्यों ना इससे भी बेटर और राजा चूज करें। तो उसी तर्ज के ऊपर ये एक भोज, शाही भोज को का जो है वो आवेदन देते हैं सभी रिश्तेदारों को, और वो वहाँ पे बैठे होते हैं, और वहाँ पे एक अनाउंसमेंट की जाती है, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट की जाती है कि एक एरिया है जिसका नाम है नच्चन एरिया। अब ये जो नच्चन एरिया हुआ करता था, ये कुल्लू सॉरी ये जो नच्चन एरिया था ये सुकेत के अंदर हुआ करता था। तो एक अनाउंसमेंट होती है उस रात्रि भोज में कि जो नच्चन एरिया है उसका जो राणा है उसने अपने एरिया को वापस ले लिया है। अब लॉजिकली ल्यून फ्यून जिसको राजा डिक्लेयर किया गया था उसको इस चीज़ को ऑफेंड लेना चाहिए था, ऑफेंस लेना चाहिए था, और कोई ना कोई जो है वो सोल्यूशन निकालना चाहिए था कि इस चीज़ को हम किस तरह से सॉल्व किया जा सके या कैसे नच्चन एरिया को वापस लिया जा सके। लेकिन ल्यून फ्यून जब अपना खाना मजे से खाता रहा, और मदन सेन ने वहाँ पे इनिशिएटिव लिया और वो नच्चन एरिया को कैप्चर करने के लिए चल पड़ा। यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल्स के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि ल्यून फ्यून जो है उसको साइडलाइन किया जाएगा, और मदन सेन के अंदर ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है, यही कारण है इसको नया राजा बनाया जाएगा, और ल्यून फ्यून को साइडलाइन करके
उन्हीं का ही रिश्तेदार, अगेन उसी जो रियासत है, उन्हीं वो जो राजा हैं पहले, उन्हीं के ही रिश्तेदारी में से एक रिलेटिव, दैट इज योर मदन सेन, उसको राजा बनाया जाता है किसका? सुकेत का। मदन सेन की खासियत, मदन सेन ने जो है वो पंगना के नज़दीक एक दो किले बनाए थे। एक किले का नाम था मदन कोट, तो इसी के नाम पे जो है उस किले को बनाया गया। जो मदन सेन है, इसने गुम्मा का जो राणा था, आप सब लोगों को पता होगा, गुम्मा और दरंग, स्पेसिफिक टाइम पे गुम्मा दरंग, आई होप आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है गुम्मा दरंग। तो ये जो गुम्मा दरंग है, यहाँ पे आपकी सॉल्ट माइन्स है, जहाँ पे आपको रॉक सॉल्ट देखने को मिलता है, बहुत रेलेवेंट है हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में, हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज में। तो जिसके पास, और देखो ऐसा मानते थे कि जिसके पास ये जो माइंस हैं, जिसके पास जो है वो सॉल्ट माइंस हैं, वो बहुत रिच रियासत मानी जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन माइंस से आया करता था। तो बाद में तुम लोग देखना धीरे धीरे जो है वो इन माइंस के लिए सुकेत, मंडी के बीच में, कुल्लू के बीच में, इन सब के बीच में, कांगड़ा के बीच में, इन्हीं माइंस को कैप्चर करने के लिए बाद में आप लोगों को वॉर देखने को मिलेंगे। आसान भाषा में जो मदन सेन था, इसने राणा ऑफ गुम्मा को हरा के जो सॉल्ट माइंस थी दरंग की, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके साथ ही मदन सेन ने कुल्लू के कुछ एरियाज को कंट्रोल कर लिया था, कहलूर के कुछ एरियाज को कंट्रोल कर लिया था। और जब ये कुल्लू के राजा को हरा के या कुल्लू की टेरिटरीज को अपने एरिया में लेके वापिस आ रहा था, उस स्पेसिफिक टाइम पे ये एक और किला बनाता है जिसका नाम है मदनपुर। ठीक है, ये बनता है तुम्हारा कोठी खोकण, जो कि आपको कुल्लू के अंदर देखने को मिलता था, कुल्लू रियासत का पार्ट हुआ करता था उस स्पेसिफिक टाइम पे। क्लियर? अब एक राणा होता था बंटवारा का। अब देखो, एक एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे इनकी पॉलिसी क्या रहती थी। इनकी पॉलिसी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल बंटवारा का राणा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बीरसेन आया तो उसने बंटवारा, करौली, नागरा, चिराग, सन्योटो, ठीक है, कुन्नू, इन सारे राणाओं को हरा दिया। जब ये राणाओं को हराते थे तो इन राणाओं को उनकी पोजीशन से नहीं निकाला जाता था, राणाओं को उनकी पोजीशन पे ही रखा जाता था। बस अब वो जो जो उस स्पेसिफिक एरिया के लोग थे वो उस राणा के अंडर आते थे। राणा राजा को कुछ पैसे, कुछ ट्रिब्यूट के रूप में पैसा जो है वो पे किया करता था। और जब राजा को जरूरत होती थी तो वो राणा की सेना को यूज किया करता था अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए, या अपने जो दुश्मन जिसने किसी ने अटैक किया है उसको हराने के लिए। तो जो राणा और बंटवारा था वो वैसे बेसिकली तो सुकेत का ही पार्ट था, क्योंकि बीरसेन ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया हुआ था। उसका जो राणा था जिसका नाम था श्रीमंगल, श्रीमंगल जो था वो कहलूर या बिलासपुर के राजा के साथ उसके जो फ्रेंडली रिलेशन थे वो बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे थे। ये चीज मदन सेन को पसंद नहीं आई और मदन सेन ने श्रीमंगल जो है उसको बोला कि यहां से बाहर निकल। उसको बंटवारा को छोड़ने का आदेश दिया गया। वो बंटवारा को छोड़ के जाता है। बंटवारा डायरेक्टली राजा के कंट्रोल में या राजा के पास आ जाता है। क्लियर? अब मंगल जो है वो बिलासपुर को कंट्रोल करके एक छोटी सी रियासत की फॉर्मेशन करता है, जिस रियासत का नाम मंगल के नाम पे ही है, जिसका नाम है मंगल रियासत। तो पता होना चाहिए आपको कि मंगल रियासत जो है ये भी कहां से बनी है, ये भी तुम्हारी सुकेत से ही बनी है, जहां पे जो बंटवारा का राजा था श्री मंगल, उसको मदन सेन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और वो कहलूर वाली साइड जाके, क्योंकि उसके साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, वहां पे जाके अपनी एक छोटी सी रियासत की फॉर्मेशन करता है। इसके साथ एक हटली करके जगह है, वहां पे भी, या हटली का एक राणा हुआ करता था, उसको भी मदन सेन के द्वारा हराया जाता है, अलोंग विद ठाकुर ऑफ महल मूरिया। महल मूरिया नदौन के आसपास वाला एरिया है। अगर आप ज़्यादा नहीं आइडिया है तो आपका आज की जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है और जो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास वाले, उसकी बाउंड्री के ऊपर जो आपको स्पेसिफिक एरिया देखने को मिलेगा। क्लियर? तो अब तुम देखो, मदन सेन ने अपने एरिया को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। इसने हर जगह जो है, इसने कांगड़ा वाले एरिया को भी कंट्रोल करना शुरू किया। जैसे देखो, कुटलहर तक के चला गया था, वहां पे इसने कटवाल वहा करके किला बनाया था। कटवाल वहा जो किला हुआ करता था वो कुटलहर और सुकेत की बाउंड्री था। याद रखना, कटवाल वहा किला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुटलहर के साथ इसकी बाउंड्री को बनाया करता था। और इसके साथ मदन सेन की एक और खासियत, अभी तक हम सब लोगों को पता है वीर सेन के द्वारा जो है वो एक कैपिटल फॉर्म की गई थी और उस कैपिटल का नाम क्या था? पंगना। ये कैपिटल को शिफ्ट कर देता है फ्रॉम पंगना टू लोहारा। और उसके साथ साथ पंगना में एक आपका अष्टम भारतनाथ जो है वो टेम्पल आपका कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय मदन सेन। तो मदन सेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट राजा है किसका? तुम्हारा सुकेत रियासत का। इसके बाद आपके अलग अलग राजा रहते हैं, महान मदन सेन है, महान सेन है। इसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है, दैट इज और परबत सेन। परबत सेन जो है उसकी जो बहन है उसकी शादी हुई थी राणा ऑफ भोशाल के साथ।
अब कहानी क्या है कि जो भोशाल वाला एरिया है वहाँ पे पानी नहीं आया करता था। हमने चंबा की भी कहानी देखी थी कि किस तरह से चंबा में जो है वो पानी नहीं आता था चंबा टाउन में, और कैसे चंबा की जो रानी थी उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था और उसके बाद वहाँ पे पानी आना शुरू हो गया था। उसी तरह के ऊपर पर्वत सेन भी अपनी क्वीन, जो कि सुकेत की प्रिंसेस हुआ करती थी, सुकेत की प्रिंसेस थी, उसको फोर्स करता है कि वाटर सोर्स आने के लिए, खोलने के लिए जो वो कोई सेक्रीफाइस करेगा, और वो अपनी रानी से उम्मीद करता है कि वो सेक्रीफाइस करे। क्लियर। और वो ये जो सारे के सारी जो कहानियां करता है ये इसलिए करता है क्योंकि उसका एक एडवाइजर होता है, उसका एक ऑफिसर होता है जिसकी रानी के ऊपर गलत नजर थी। तो वो रानी के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, वो रानी को सबक सिखाना चाहता था। यही कारण था कि वो राजा को या राणा और भूषाल को पुश करता है, राणा और भूषाल को पुश करता है कि रानी की का सेक्रीफाइस करवाया जाए। रानी का बाद में जब वो सेक्रीफाइस होता है, और जब रानी से का सेक्रीफाइस हो जाता है उसके बाद उसका जो भाई है, दैट वाज योर पर्वत सेन, वो राणा और भूषाल के ऊपर अटैक करता है, उसको हरा देता है, और उसके साथ साथ उसका जो एडवाइजर है उसको मार देता है, जिसके एडवाइस के ऊपर उसने रानी का सेक्रीफाइस करवाया था। तो पर्वत सेन की पहली कहानी राणा और भूषाल को हराना। दूसरा पर्वत सेन में क्या है कि पर्वत सेन जो है वो एक ब्राह्मण को जो है वो गलत सजा दे देता है चोरी की। तो जिसके कारण जो है वो ब्राह्मण उस अपमान को सहन नहीं कर पाता है और सुसाइड कर लेता है। अब राजा को बाद में रियलाइज होता है कि उसने बहुत गलत डिसीजन लिया, क्योंकि ब्राह्मण शायद उस चोरी में इन्वॉल्व नहीं था। अपने जो गुनाह था उसका पश्चाताप करने के लिए पर्वत सेन जो है, जो उस ब्राह्मण की फैमिली है, उसको लाग एंड सारी, जो बजीरी लाग एंड सारी वाला एरिया था उसकी वजीरी दे देता है, ताकि जो उसका कर्ज है, क्योंकि ब्राह्मण हत्या उस जमाने में बहुत ज्यादा बड़ा कर्ज माना जाता था, बहुत ही बड़ा पाप माना जाता था। तो अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए पर्वत सेन जो है वो उसकी फैमिली को लाग एंड सारी की वजीरी दे देता है, पूरी के पूरा जो टैक्स कलेक्शन वाला एरिया है वो उनके पास दे देता है। लेकिन इस सेक्रीफाइस से भी कुछ नहीं होता है, और राजा जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से तड़प तड़प के मरता है। ये कहानियों में लिखा गया है। यह है पर्वत सेन की कहानी। यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस राजा ने जो है वो एक ब्राह्मण की फैमिली को जो है वो एरिया दिया था और वजीरी दी थी, और वो वजीरी जो थी वो किस चीज की दी गई थी। क्लियर। इसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट है, दैट इज योर करतार सेन। अब करतार सेन जो है उसको हमेशा ऐसा लगता था कि जो लोहारा, जो कैपिटल जो कि तुम्हारी मदन सेन के द्वारा बनाई गई थी, वहाँ का जो किला था जहाँ पे ब्राह्मण के सुसाइड के बाद जो है, या ब्राह्मण के कर्ज के बाद, उसको हमेशा लगता था कि ये बहुत ही एक तरह से अशुभ जगह है, और वो चाहता था कि कैसे इस जगह को चेंज किया जाए, कैसे इस किले से बाहर निकला जाए। तो वो क्या करता है, अपनी कैपिटल को लोहारा से शिफ्ट कर लेता है करतारपुर। करतारपुर जो है जिसको आज आप लोग पुराना नगर के नाम से जानते हो। करतार सेन की जो क्वीन थी वो जसवान की प्रिंसेस थी, और उसको बहुत ज़्यादा फेमस थी लोगों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दान पुण्य का काम जो थी वो रानी किया करती थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट राजा है, करतार सेन के बाद अर्जुन सेन आया, अर्जुन सेन के बाद जो है वो नेक्स्ट आपका आ जाएगा, दैट इज योर उदय सेन। उदय सेन की अगर हम बात करें तो उदय सेन जब राजा रहेगा, ये वो वाला टाइम है जब मुगल्स का इंटरेस्ट जो है वो आपका हिली एरियाज में होना शुरू हो गया था। ये वो वाला टाइम है जब यहाँ की सबसे बड़ी रियासत कांगड़ा रियासत जो थी वो मुगलों के अधीन आ चुकी थी। उसी स्पेसिफिक टाइम पे जो सुकेत वाला एरिया है वो भी मुगल यानी कि अकबर के टाइम पे मुगलों के कंट्रोल में था। ये चाहता था अपनी टेरिटरी को जो है वो पूरा मुगलों से छुटकारा पाना, लेकिन मुगल क्योंकि बहुत बड़ी ताकत के रूप में थे और काफ़ी ज़्यादा हिली चीफ्स, हिली रूलर्स भी मुगलों की सहायता किया करते थे, यही कारण था कि अपनी टेरिटरी जो है उसको, थोड़ी सी टेरिटरी को जो है वो ये वापस छोड़ा पाया मुगलों से, लेकिन मैक्सिमम टेरिटरी जो है वो मुगलों के अधीन ही रही। क्लियर। और इसने एक किला बनाया था जिस किले का नाम था उदयपुर। नेक्स्ट आपका जो अगला राजा आएगा दैट इज योर श्यामसेन। श्यामसेन अगेन एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग है। अब देखो यार, राजा मोरलेस में कोशिश कर रहा हूँ सारे ही राजे आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, लेकिन कुछ राजे ऐसे हैं, कुछ किंग्स ऐसे हैं जिनकी हिस्टोरिकल रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। उन्हीं में से जैसे मदन सेन के बारे में देखा, वीर सेन के बारे में देखा, वैसे ही एक राजा सुकेत के हैं जिनका नाम है श्यामसेन। देखो श्यामसेन की कहानी क्या है, श्यामसेन की हैं दो रानियां, एक रानी है बुशहर की और एक रानी है गुलेर की। क्लियर। और दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन जो गुलेर की रानी है वो बच्चे को थोड़ा सा समय पहले जन्म देती है। तो लॉजिकली जो गुलेर की रानी का बेटा जिसका नाम था रामसेन वो राजा बनना चाहिए। बुशहर की रानी जो है वो अपने बेटे को जन्म देती है जिसका नाम था हरि सिंह।
तो लॉजिकली क्या है, अब देखो कई एक के साथ सिंह लगा, एक के साथ सेन लगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो रानी ऑफ गुलेर का बेटा जो रामसेन जिसने राजा बनना था, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था, बुशहर की रानी हमेशा चाहती थी कि ऐसा ना हो हरि सिंह जो है वो राजा बने, उसका बेटा राजा बने, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे पैदा हुए थे। अब वो क्या करती है, मियाँ जुग्गानून के साथ मिलके एक प्लान करते, एक कॉन्स्पिरेसी डिजाइन करते, जिसमें वो चाहती है कि रानी ऑफ गुलेर और उसका बेटा जो है वो दोनों मर जाए, और अगर वो दोनों मर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका बेटा जो हरि सिंह है वो ही अगला राजा बनेगा सुकेत का। लेकिन बाद में राजा श्याम सेन को इस चीज के बारे में पता चल जाता है, वो बुशहर की रानी को राज्य से बाहर निकाल देता है, बुशहर की रानी वापस चली जाती है, और जो मियाँ जगुनंद था और उसकी फैमिली उसको एग्जीक्यूट करते जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसको फांसी की सजा दे दी जाती है, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। और मियाँ जुगन्नाथ जो जुगनन था, वो बहुत ही एक राजा का जो है वो बहुत खास व्यक्ति हुआ करता था उस स्पेसिफिक टाइम पे। श्याम सेन की अगर हम बात करें, श्याम सेन जो है वो आपका शाहजहां का कंटेम्पररी था, और साथ में शाहजहां का बहुत ही अच्छा मित्र हुआ करता था, और शाहजहां की सहायता किया करता था। अब देखो अकबर के टाइम पे कंट्रोल में आए थे, श्याम सेन तक आते आते शाहजहां के साथ जो सुकेत के रिलेशन थे वो बेटर थे, नो डाउट। सुकेत ट्रिब्यूट पे किया करता था मुगल्स को, लेकिन जो श्याम सिंह था उसकी मित्रता के कारण वो शाहजहां को बहुत ज़्यादा हेल्प किया करता था। जब भी शाहजहां को जो है वो किसी स्पेसिफिक टेरिटरी प्लेन एरियाज के ऊपर अटैक करना होता था, तो श्याम सिंह जो है वो हमेशा, या श्याम सेन जो है वो हमेशा वहाँ पे जाया करता था। क्लियर। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि जो श्याम सेन है उसकी बेटी की शादी होती है कहलूर के राजा कल्याण चंद से। अब यहाँ पे कहानी है, कल्याण चंद के साथ उसकी बेटी की शादी होती है। एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अगेन हमारे लिए बहुत, मतलब पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहानियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हें इतने फैक्ट्स को याद रखने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। कहानी यहाँ पे क्या है कि एक बार क्या है, जो कल्याण चंद है, कल्याण चंद एक बार चेस की गेम खेल रहा होता है, ठीक है। चेस की गेम खेल रहा होता है और एक पोइट जो है उसकी प्रेज कर रहा होता है। तो राजाओं के शौक हुआ करते थे, वो गेम भी खेलते थे, पीछे म्यूजिक चला होता था। तो पोइट कवि जब राजा की प्रेज कर रहा था, तो कवि ये कहता है कि जो सातों की सातों पहाड़ियां हैं उनका जो राजा है वो है कल्याण चंद। क्लियर। और आप सब लोगों को पता है कि सतधार कहलूर जो है वो जो तुम्हारा बिलासपुर उसको कहा जाता था, क्योंकि जो कहलूर का राजा था उसका 7 धारों के ऊपर, 7 पहाड़ियों के ऊपर जो है वो कब्जा हुआ करता था। तभी वहां पे जो बेटी थी श्याम सेन की, वो उस पोइट को टोकती है कि तू गलत कह रहा है, क्योंकि जो 7वीं पहाड़ी है उसके ऊपर श्याम सेन यानी कि उसके पिताजी का कंट्रोल है। इस चीज को सुन के कल्याण चंद को गुस्सा आ जाता है, और वो चेस का जो बोर्ड है वो अपनी रानी के मुंह पे मारता है, और वो इस चीज का बदला लेने के लिए, अपनी पहाड़ी को वापिस लेने के लिए जो है वो प्लान करता है अपने ही ससुर के खिलाफ अटैक। और वो शपथ लेता है कि वो अपने घोड़े का पानी जो है वो तभी, या उसका घोड़ा पानी तभी पिएगा जब वो अपनी टेरिटरी को जो है वो सुकेत से वापस ले लेगा और सुकेत के राजा श्याम सेन को हरा देगा। और वो जो पानी उसका घोड़ा पिएगा वो श्याम सेन की टेरिटरी में जाके ही पिएगा। क्लियर। अब जो कल्याण चंद है वो अपने साथ जो राजा ऑफ मंडी, क्योंकि मंडी और सुकेत के भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, तो जो राजा ऑफ मंडी था सूरज सेन, उसको अपने साथ मिला लेता है। दोनों मिलके श्याम सेन के ऊपर जो अटैक कर लेते हैं। उसकी जो बेटी है श्याम सेन की बेटी, वो श्याम सेन को पहले ही बता देती है कि अटैक होने वाला है। श्याम सेन जो है वो दोनों को बहुत बुरी तरह से हराता है, ठीक है। श्याम सेन के द्वारा जो है वो दोनों को बहुत बुरी तरह से हराया जाता है, और कल्याण चंद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे श्याम सेन के द्वारा डायरेक्टली तो नहीं मरता है, इवन बहुत ज़्यादा घायल होता है श्याम सेन, उसको वापस भेज देता है बिलासपुर। जैसे ही वो वापस जा रहा होता है तो रास्ते में कल्याण चंद की अपने जो घाव हैं उनके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से कल्याण चंद जो है वो गुस्से में, आवेश में आए हुए डिसीजन के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठता है। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि श्याम सेन की, अभी तक जो मैंने आपको कहानी बताई, मैंने ये बताई कि श्याम सेन और शाहजहां के बीच में जो रिलेशंस थे वो बहुत ही बढ़िया हुआ करते थे। शाहजहां श्याम सेन को एक ऑर्डर देता है और वो कहता है कि जम्मू का जो राजा है उसके ऊपर अटैक करना है, उससे टेरिटरी को वापस लेना है। श्याम सेन इस चीज को मानने से मना कर देता है, क्योंकि श्याम सेन और जम्मू के राजा के बीच के जो रिलेशंस थे वो बहुत ही अच्छे थे। उस स्पेसिफिक टाइम पे नूरपुर का एक राजा था, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, जगत सिंह के बारे में। जगत सिंह की मैंने कहानी आप लोगों को बताई है कि किस तरह से वो कांगड़ा के किला को कैप्चर करना चाहता था, नूरपुर का राजा जगत सिंह, और मुगलों के साथ जाता था, लेकिन जो भी सेनापति जगत सिंह के साथ भेजा जाता था वो उसको साइडलाइन कर देता था। क्लियर। अब जो जगत सिंह है नूरपुर का,
अब उसकी नज़र सुकेत पे भी है। जगत सिंह बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। जगत सिंह की जो नज़र है वो सुकेत के ऊपर भी है, और जब वो देखता है कि राजा के द्वारा जो है वो मना कर दिया गया है मुगलों को, तो वो वहाँ पे शाहजहाँ के कान भरने शुरू कर देता है कि जो सुकेत का राजा है उसके डिफरेंट एम्बिशंस हैं, वो आपको ट्रिब्यूट नहीं पे करना चाहता है, वो अब आप लोगों के खिलाफ अलायंस बना रहा है जिसमें मुगलों की ताकत जो है उसको ख़त्म किया जाए। शाहजहाँ जो है उसकी बातों, उसके बहकावे में आ जाता है और वो ऑर्डर दे देता है श्याम सेन को कैप्चर करने के लिए। इस तरह से श्याम सेन को बंदी बना के जेल में रख दिया जाता है। क्लियर? अब बाद में जगत सिंह मुगलों के खिलाफ ही रिवोल्ट कर देता है। ये भी कहानी हमने डिस्कस की थी, आई होप आपको याद होगा जब कांगड़ा के बारे में पढ़ रहे थे। जगत सिंह बाद में मुगलों के खिलाफ ही रिवोल्ट कर देता है। वहां पे जाके जो शाहजहां है उसको रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और वो श्याम सेन को फिर से राजा बना देता है। तो श्याम सेन की कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। 30 साल का पूरा इसका राजपाट रहेगा, और 30 सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव जो है वो श्याम सेन के द्वारा देखे जाएंगे, जिसमें पहले उसका जो सन इन लॉ है उसको उसके हाथों से उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद जो वो शाहजहां के द्वारा उसको कैप्चर किया जाएगा, और बाद में उसकी जो स्टेट है, उसकी जो टेरिटरी है उसको वापस दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला राजा आपका है दैट इज योर जीत सेन। इससे पहले भी आपके है राम सेन है। क्लियर? अब देखो, जीत सेन की अगर हम बात करें तो जीत सेन और श्याम सेन के बीच में बिल्कुल उल्टा। श्याम सेन ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी सब जीती, जीत सेन ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी सब हारी। ऐसा माना जाता था कम से कम 12 से 15 लड़ाइयाँ, 12 से 15 बैटल जो है वो जीत सेन के द्वारा हारी गई। इसके साथ जीत सेन की एक और खराब किस्मत, उसके जितने भी बच्चे पैदा हुए, उसके 22 चिल्ड्रन पैदा हुए थे, 22 बच्चे पैदा हुए थे, 22 के 22 बच्चे जो थे वो बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है? और ऐसा माना जाता था कि शायद जो जीत सेन की बहन है जिसकी मृत्यु राम सेन, मतलब इसके जो पिताजी है, उस टाइम पे गलती से हो गई थी, एक ब्राह्मण की गलती से हो गई थी। उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है वो भटकती रहती है, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? डन? अब देखो, जीत सेन की किस्मत तो वैसे ही खराब है, बच्चे भी नहीं है, हो रहे हैं, बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, साथ में हर बैटल को भी हार रहा है। यहीं पे ही यहीं पे ही मंडी का एक राजा होता है। अब देखो यार, श्याम सेन सुकेत का भी था, श्याम सेन मंडी का भी है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि इस नाम भी मोर और लेस सेम चलते थे और सरनेम भी सबके सेम थे। मंडी का जो राजा होता है श्याम सेन, उसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, मतलब बहुत काला दिखता है। क्लियर? तो जीत सेन जो है वो मंडी के राजा, क्योंकि सुकेत और मंडी के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको डिस्कस किया। और इवन कि जब साहू और बाहू सेन के द्वारा या बाहू के द्वारा अलग कैपिटल बनाई गई, अलग रियासत बनाई गई, तब उस स्पेसिफिक टाइम पे भी दोनों भाइयों के बीच में बहुत अच्छी नहीं बना करती थी। तो मंडी और सुकेत के रिलेशन आपको बहुत अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। तो वापिस आइए, तो राजा हुआ करता था मंडी का जिसका नाम था श्याम सेन। श्याम सेन का जो कलर था वो बहुत ज़्यादा डार्क था। तो डार्क कलर को टिक्कर टिक्कर नाथ जो है, टिक्कर नाथ का मतलब जैसे कि जैसे किसी के ऊपर जो है रेशियल कमेंट करना, दिस इज टिक्कर नाथ पहाड़ी में जो है वो जो बहुत काला व्यक्ति दिखता है उसको टिक्कर नाथ कहा जाता है। जो जीत सेन जो है उसने जो मंडी का राजा था श्याम सेन, उसको चिढ़ाने के लिए भेजा कि बताइए व्हाट टिक्कर नाथ इज डूइंग, कि टिक्कर नाथ भाई तू कर क्या रहा है। ठीक है? और फिर टिक्कर नाथ का वहाँ से, सॉरी, जो श्याम सेन है उसका वहाँ से रिप्लाई आता है, और इस तरह से बाद विवाद में दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई। अब जब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, इस बैटल की शुरुआत देखो किसके द्वारा की गई है, जीत सेन के द्वारा, जिसका नाम जीत है लेकिन जीतता वो बेचारा कभी भी नहीं है। जिस जिस लड़ाई की शुरुआत जो है वो जीत सेन के द्वारा की गई, उस लड़ाई में जीत सेन बेचारा फिर से यहाँ पे हार जाता है, और श्याम सेन जो है मंडी का जो राजा है वो उसकी टेरिटरीज, उसके एरियाज को कैप्चर कर लेता है। और मंडी के राजा की जो हेल्प करता है वो करता है कटोच मियाँ। और कटोच मियाँ जब जीत सिंह को हराता है तो उसके जो सर का कवच है, सॉरी सर का मुकुट जो है, उसको लेके मंडी के राजा को जो है वो उस मुकुट को देता है, जिसके कारण मंडी का राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो दरंग की किले हैं, सॉरी पार्डन, जो दरंग की माइंस हैं, जो दरंग के खदाने हैं जहाँ से सॉल्ट निकलता था, उनके राइट्स जो हैं वो कटोच के परिवार और कटोच मियाँ को दे दिए जाते हैं। क्लियर? डन? तो ये कहानी जो है वो आपकी किसकी है? ये कहानी है आपकी जीत सेन की। अब इसके बाद जो है वो जीत जो आपका श्याम सेन है, इसके बाद इसका बेटा जो है वो आपका सिद्ध सेन है, जो राजा मंडी बनता है। वो कहलूर के राजा भीमचंद के साथ मिलके सुकेत पे फिर अटैक करता है, जो थोड़ी सी टेरिटरी उसके पास रहती है। और जो हटली की धार थी, भीरकोट या मरियौली का किला था, उन सारे के सारे किलों को जो है वो सुकेत से छीन लिया जाता है। और इस तरह से जो सुकेत है उसकी टेरिटरी का साइज जो है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट आपका राजा है दैट इज योर गुरूर सेन। गुरूर सेन की अगर हम बात करें, गुरूर सेन ने एक टाउन बनाया था जिस टाउन का नाम था बनेड़।
बनेड़ वही है जो बाद में सुंदरनगर बनेगा। क्लियर? बनेड़ जो है वो गरुड़ सेन के द्वारा बनाया गया, और गरुड़ सेन की जो रानी थी उसने सूरजकुंड टेम्पल जो है वो स्पेसिफिक जगह के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया है। क्लियर? नेक्स्ट आपका राजा आएगा, दैट इज योर विक्रम सेन, सॉरी नेक्स्ट इज, पार्डन, विक्रम नहीं, भिकम सेन। भिकम सेन जब राजा होगा, ये वो वाला टाइम है जिस स्पेसिफिक टाइम पे मुगलों की ताकत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। अहमद शाह अब्दाली अटैक करेगा सुकेत के ऊपर, क्योंकि सुकेत इनडायरेक्टली अपना ट्रिब्यूट पे कर रहा था किसको, मुगल्स को ऊपर, क्योंकि मुगल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं तो सुकेत अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देगा, और अब्दाली मराठा वॉर के बाद जो है वो वापस चले जाता है, पानीपत की लड़ाई के बाद जब उसको वापस जाना पड़ता है। यही कारण है कि मोरलेस जो आपका सुकेत है वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में जो है वो काम करना शुरू कर देता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बिकम सेन। क्लियर? तो ये बस ये ध्यान रखना कि अहमद शाह अब्दाली जो है उसने कब अटैक किया। नेक्स्ट सुकेत का राजा आ जाएगा आपका, दैट इज योर रणजीत सेन। अब ये वो वाला टाइम पीरियड है जब पंजाब में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। इस स्पेसिफिक टाइम पे पंजाब में जो सिख मिसल्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। मिसल्स मतलब छोटी छोटी रियासतें, और इन्हीं मिसल्स को इकट्ठा किया जाता है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, जो बहुत बड़ा सिख एम्पायर बनाते हैं। तो यहाँ पे पंजाब, अब इससे पहले जो खतरा था हिली एरियाज को, वो खतरा था किससे, मुगलों से। मुगल कमजोर हो चुके हैं, अब सिख किंगडम जो है वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, और क्योंकि पंजाब वाला एरिया सिख एम्पायर बिल्कुल हिमाचल या हिमालयन एरियाज के साथ ही लगता है, तो हमारे यहाँ के जो राजा थे उनके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहा था कौन सा, मिसल्स। क्लियर? अब जो जस्सा सिंह रामगढ़िया थे, जो एक मिसल्स के हेड हुआ करते थे, जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है, इनकी कहानी हम लोगों ने देखी भी थी कि कैसे संसार चंद के साथ भी आप लोगों ने इनकी इन्वॉल्वमेंट देखी है। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया जो वो सबसे पहले हिली एरियाज के ऊपर अटैक करके उनको कैप्चर करना शुरू करते हैं। तो उसी तर्ज के ऊपर सुकेत जो मुगलों के कंट्रोल से छूटा है, अब सुकेत जो है वो जस्सा सिंह रामगढ़िया जो सिख मिसल के हेड थे उनके कंट्रोल में आ जाएगा, और सुकेत जो है वो उनको ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा। क्लियर? डन? तो ये कहानी जो है वो तुम्हारी छोटी सी है रणजीत सेन के बारे में। अब देखो, रणजीत सेन जो है उसका एक वजीर होता है जिसका नाम था नरपट। नरपट और रणजीत सेन का बेटा विक्रम सेन जो अगला राजा बनने वाला था, उसके बीच में बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन नहीं थे, और विक्रम सेन जो था वो अपनी रियासत से नॉर्मली बाहर रहा करता था। पर किस्मत खराब, जब विक्रम सेन बना राजा तो सबसे पहले उसने नरपत को ही फांसी की सजा दी, और सबसे पहले उसने नरपत को मारा। क्लियर? पटवारा में जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। नेक्स्ट, विक्रम सेन जो है वो आपका रंजीत सेन का बेटा है। विक्रम सेन की अगर हम बात करें तो विक्रम सेन जब सुकेत का राजा था तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो मंडी थी, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट थी, सॉरी जो मंडी रियासत थी जो बाहुसेन के द्वारा बनाई थी, और उसके अलग राजा वहां पे चल रहे थे, तो मंडी के जो भाई थे या मंडी के जो राजा थे उनके बीच में, या राजा के बच्चे थे उनके बीच में बहुत ज्यादा इंटरनल कन्फ्लिक्शन चल रहा था। तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो वजीर था मंडी का, जिसका नाम था बैरागी राम जो है महाराजा संसार चंद, क्योंकि महाराजा संसार चंद अगेन कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत पावरफुल राजा थे उस स्पेसिफिक टाइम पे। उसी टाइम की बात है जब नीचे तुम्हारे सिख थे, यहाँ पे जो है वो तुम्हारे महाराजा रणजीत सिंह का रूल था। तो महाराजा रणजीत सिंह से जो मंडी का वजीर है वो डिमांड करता है कि भाई हेल्प कर लो, लेकिन जो संसार चंद है वो उस चीज का फायदा उठाना चाहता है, और वो हेल्प तो क्या करनी, वो अटैक कर देता है किसके ऊपर, मंडी के ऊपर। और मंडी तो वैसे ही उस स्पेसिफिक टाइम पे प्रॉब्लम में था, और मंडी का जो राजा था वो बहुत ही छोटी एज का था, सिर्फ आपका 10 या 12 साल का था, जिसका नाम था तुम्हारा ईश्वरी सेन। क्लियर? तो अब जब महाराजा संसार चंद जो है वो मंडी के ऊपर अटैक करेगा, तो विक्रम सेन जो है वो महाराजा संसार चंद की हेल्प करेगा, क्योंकि अगेन मंडी के साथ इसके रिलेशन अच्छे तो है नहीं। जब ये महाराजा संसार चंद की हेल्प करेगा तो महाराजा संसार चंद मंडी के मैक्सिमम एरिया को, टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो जब मैक्सिमम एरियाज महाराजा संसार चंद के पास आ जाएंगे तो कुछ किले, यानी कि 6 किले जो हैं वो विक्रम सेन को महाराजा संसार चंद के द्वारा दिए जाएंगे। और ईश्वरी सेन की कहानी तो हमने पढ़ी है। ईश्वरी सेन और उसका जो कजन था जालिम सेन, उनको जेल में डाल दिया जाता है। 12 साल तक उनको चौमुखी किले में रखा जाता है। याद रखेंगे जगह का नाम है चौमुखी, 12 ईयर्स। और ये कहानियां पीछे चलिए, कांगड़ा के बारे में जब हम लोगों ने देखा था, तो हमने देखा था जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया जाएगा कहलूर के साथ मिलके, तो ईश्वरी सेन जो है उसको ये नदौन से छुड़वाएंगे। तो नदौन, जिस किले से ईश्वरी सेन को छुड़वाया जाएगा, उस किले का नाम था चौमुखी। क्लियर? और विक्रम सेन की कहानी समझ आई सारी की सारी, कि विक्रम सेन ने कैसे महाराजा संसार चंद की हेल्प की अगेंस्ट मंडी, उसने बेसिकली उस चीज का फायदा उठाया। दूसरा यहाँ पे है, हमने देखा था बनेड़ के बारे में। बनेड़
जो बाद में तुम्हारा सुंदरनगर के में कन्वर्ट होगा। तो जो बनेड़ हमने देखा, बनेड़ जिसकी फाउंडेशन गरुड़ सेन ने की थी, विक्रम सेन बनेड़ को जो है वो अपनी कैपिटल बनाएगा। इसके साथ साथ विक्रम सेन के द्वारा पाली और दुद्दर के किले भी बनाए जाएंगे। अब देखिए कहानी सिंपल सी ये है कि विक्रम सेन जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेकिन सिख जो है वो कॉन्टिन्यूसली महाराजा संसार चंद के अंडर सिख जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। 1809 में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी होती है, जिसमें सुकेत जो है वो सिखों के प्रॉपर कंट्रोल में आ जाता है। पहले तो जस्सा सिंह रामगढ़िया में था जो कि एक मिसल के हेड थे, अब पूरा एक सिख एम्पायर बन चुका है अंडर महाराजा महाराजा रणजीत सिंह। तो अब सिख जो हैं वो सुकेत को अपने ट्रिब्यूटरी बना लेते हैं और इसके बदले जो है वो राजा को रखते हैं, विक्रम सेन राजा ही रहता है। इसके बदले ये प्रॉमिस लेते हैं कि विक्रम सेन जो है वो 22,000 रुपया 22,000 रुपीज़ हर साल एक ट्रिब्यूट के रूप में जो है वो राजा को देगा, महाराजा रणजीत सिंह को देगा। क्लियर। लेकिन कहानी यहाँ पे सिंपल सी ये है कि जो तुम्हारा विक्रम सेन था उसके रिलेशन बहुत अच्छे थे, जो ग्रैंडसन थे तुम्हारे महाराजा रणजीत सिंह के, तो वो रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट के बाद जो है वो 11,000 जो रुपया है उस पर उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, 22,000 के अमाउंट को 11,000 के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। इसके साथ जो तुम्हारे फर्स्ट और यूरोपियन जो कि सुकेत में आए थे उनका नाम था मूरक्राफ्ट, और मूरक्राफ्ट जब आएंगे तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो राजा होंगे वो राजा भी तुम्हारे कौन से थे, उस स्पेसिफिक टाइम पे तुम्हारे राजा थे विक्रम सेन। क्लियर। विक्रम सेन। तो ये पूरी की पूरी कहानी है तुम्हारी विक्रम सेन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है विक्रम सेन भी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आएंगे, दैट इज योर उगार सेन। उगार सेन जो हैं वो आपके 1838 के आसपास जो है वो राजा बनेंगे। क्लियर। सबसे पहली बात, एक तुम्हारे फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, तुम्हारे ब्रिटिश ट्रेवलर्स हैं जो तुम्हारे चाइना, पर्शिया, इंडिया हर जगह घूमे हैं, जिनका नाम है जॉर्ज विग्ने। तो सुकेत में भी जॉर्ज विग्ने आए, और जब जॉर्ज विग्ने आए, मूरक्राफ्ट जब आए तब विक्रम सेन राजा थे, जब जॉर्ज विग्ने जब आए तब उगार सेन राजा थे, और विग्ने उगार सेन में 1839 के आसपास जो है वो इनकी विजिट हुई। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी रिलेटेड था। क्लियर। अब 1840 तक आते आते जो सिख एम्पायर था वो वीक होना शुरू हो गया था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की हो गई थी मृत्यु। उनके जो आगे बेटे आ रहे थे, उनके जो आगे पोते आ रहे थे, वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। लेकिन महाराजा जो रणजीत सिंह थे, उनके ग्रैंडसन हुआ करते थे नौनिहाल सिंह। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि मंडी, सुकेत और कुल्लू जो पहले सिख एम्पायर के अंडर ही हुआ करते थे, उनको डायरेक्टली अपने कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ट्रिब्यूट पे करना बंद कर दिया था आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। क्लियर। तो इस तरह से पहला अटैक जो वो यहाँ पे होता है। दूसरी बात जो भी यहाँ पे ये है कि जो तुम्हारा कहलूर वाला एरिया है, अब देखो कहलूर और सुकेत के बीच में भी अच्छे रिलेशन नहीं है। हमने देखा था कि कैसे जो वो श्याम सेन के टाइम पे जो है वो बैटल हुई थी, फाइट हुआ था, और जो राजा था बिलासपुर का उसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर। लेकिन यहाँ पे उगार सेन जो है, जब कहलूर में रिवोल्ट होता है तो लॉजिकली उगार सेन को उस रिवोल्ट का फायदा उठाना चाहिए। क्लियर। लेकिन ये क्या करता है, जैसे कि विक्रम सेन ने उठाया था, लेकिन उगार सेन जो है वो फायदा नहीं उठाता है, और जो राजा है उस जमाने उस टाइम पे कहलूर का, उसकी हेल्प करता है। और जो राजा ऑफ कहलूर है वो पठान की एक रेजिमेंट जो है वो बनाता है, ताकि जो रिवोल्ट हुआ है राजा ऑफ कहलूर के खिलाफ उसको सप्रेस किया जा सके। तो यहाँ पे उगार सेन को थोड़ा बेटर जो है वो राजा के रूप में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा, अब यहाँ पे कहानी अगेन देखो बहुत ज़्यादा लिंकेज है हिस्ट्री में। तो हम लोगों को पता था कि कैसे, या पता है कि कैसे सिखों के साथ, या जो एरिया सिख के कंट्रोल में हुआ करते थे, जब सिख और ब्रिटिश के बीच में बैटल होती है और ब्रिटिश के द्वारा सिखों को हरा दिया जाता है, तो सारे के सारे जो सिख के एरिया थे वो किसके पास चले जाते हैं, ब्रिटिश के पास चले जाते हैं। तो जो आपका सुकेत वाला एरिया था, मंडी वाला एरिया था, कुल्लू वाला एरिया था, जो इनडायरेक्टली आपके या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सिखों के पास हुआ करते थे, अब वो एरिया जो वो किसके पास चले गए, ब्रिटिश के पास चले गए। और ब्रिटिश ने एक पॉलिसी अपनाई, कुछ एरियाज को उन्होंने अपने पास रखा और कुछ एरियाज को उन्होंने इंडिपेंडेंट रखा, जहां पे जो राजा थे उसी राजा को रखा, ताकि वो राजा कुछ टैक्स के रूप में ब्रिटिश को पे करता रहे। और उसके लिए उन्होंने सनद निकाली थी, सनद के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो उगार सेन है उसने सनद के ऊपर साइन कर दिया ऑन 1 अक्टूबर 1846। क्लियर। तो इस तरह से जो तुम्हारा मंडी है, सुकेत है, वो तुम्हारे डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में धीरे धीरे जो है वो उनको कन्वर्ट कर दिया गया, और इसके बदले जो है वो 11,000 रुपये का ट्रिब्यूट मनी फिक्स किया गया, जो कि राजा को पे करना था, किसको, ब्रिटिश को। और डायरेक्टली रखा गया इनको जो जलंधर के कमिश्नर थे उनके पास, मतलब जलंधर के कमिश्नर को ये राजा रिपोर्ट किया करते थे। क्लियर डन।
अब यहाँ पे कहानी सिंपल सी है कि जो उगार सन का बेटा है, दैट इज जो रुद्रसेन, युगार सेन का जो बेटा है रुद्रसेन, उसके और उसके पिता के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। बाद में उसके और जो वजीर नरोत्तम था उसके बीच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वजीर नरोत्तम वो है जिसने ये कहा था कि जो विधवा है, जो विडोज़ हैं, उनको सोल्ड किया जा सकता है, उनको बेचा जा सकता है, और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो टैक्सेस है उनको पे किया जा सके, क्योंकि ट्रिब्यूट का जो पैसा था वो बहुत ही ज़्यादा था। नरोत्तम बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी, एक्सट्रीमिस्ट पर्सनैलिटी है। इसने मंदिर बनाए, इसने नरसिंह टेम्पल इसके द्वारा बनाया गया, दुर्गा टेम्पल इसके द्वारा बनाया गया। जब इसको रिप्लेस किया गया वजीर लोंगू के द्वारा और बाद में दुंगड़ के द्वारा, तब भी हम लोगों को ये जो हार्शनेस थी, ये जो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर सितम था, जुल्म था, ये इन वजीरों के द्वारा करता हुआ देखने को मिला। इसका सिंपल सा कारण ये था क्योंकि ट्रिब्यूट पैसा जो था वो ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती है वजीर की। तो वजीर हमें बहुत हाई हैंडेडनेस के साथ काम करते हुए देखने को मिलेंगे, और यही कारण है बाद में तुम लोग देखोगे कि सुकेत में सत्याग्रह होगा और यहाँ पे लोग जो है वो अपने राजा के खिलाफ हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड मेयो 1871 में जो है वो विजिट करते हैं, ये सुकेत भी पहुंचते हैं। उगार सेन के द्वारा जो है वो शिव का टेम्पल बनाया जाता है अमला बिमला में। क्लियर। तो ये उगार सेन है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं हमारे सुकेत के। मोरलेस यही शायद लास्ट इंपॉर्टेंट राजा, इसके बाद भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक तुम्हारी यह कहानी जो है वो तुम्हें सारी क्लियर हुई होगी। इसके बाद सुकेत के जो नेक्स्ट या लास्ट हमारे इंपॉर्टेंट राजा हैं, दैट इज योर लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दोनों एंगल तुम्हें देखने को मिलेंगे। लक्ष्मण सेन जो है उसने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। सुकेत में स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। क्लियर। जब लक्ष्मण सेन राजा था तो उस स्पेसिफिक टाइम पे पंजाब गवर्नमेंट, जैसे हमने देखा था कि पहले जो राजा था वो कमिश्नर ऑफ जलंधर को रिपोर्ट किया करता था, जो कि पंजाब गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था। अब वो डायरेक्टली रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, दैट इज योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डन। तो सुकेत की पावर ट्रांसफर होगी फ्रॉम दिस एरिया टू सेंट्रल एरिया, और उसके साथ जो है जो नाम हुआ करता था पहले बनेड़, तो मैंने देखा था कि बनेट नाम की कैपिटल जो थी वो शिफ्ट की गई थी। जो बनेट तुम्हारी कैपिटल बनी उसका नाम, कैपिटल का नाम चेंज किया, जिसका नाम रखा गया सुंदरनगर। सुंदरनगर नाम किसके द्वारा रखा गया था? लक्ष्मण सेन। कैपिटल वही रही, बस कैपिटल का जो नाम था वो परिवर्तित कर दिया गया और वो नाम रखा गया तुम्हारा क्या? सुंदरनगर। आई होप आप लोग, कुछ लोग हो सकता है वहां से भी बिलोंग करते हो, और इस जगह से आई थिंक हिमाचल का जो है वो हर एक इंसान इस जगह से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। क्लियर। अब देखो, जो पूरे का पूरा गुस्सा फूटेगा लोगों का अगेंस्ट द टैक्सेस एंड बेगार प्रथा, वो फूटेगा 1924 में सबसे पहले। 1924 में लोग रिवोल्ट कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेशनल लेवल के ऊपर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, एक राष्ट्रीय चेतना जागृत हो चुकी थी, लोग अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे। उसकी रिफ्लेक्शन तुम्हें मंडी या सुकेत में भी देखने को मिलेगी। राजा को वहां से भागना पड़ा और देहरादून में जो है वो उसको रिफ्यूज देना पड़ा। बाद में प्रजामंडल जो है वो मियाँ रतन सिंह के द्वारा जो है वो सुकेत में जो है वो लीड किए जाएंगे। बाद में 1948 में सुकेत में सत्याग्रह, श्री पदम देव और रतन सिंह दोनों मिलके जो है वो सुकेत सत्याग्रह जो है वो उसको लीड करेंगे। थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, मियाँ रतन सिंह के द्वारा जो है वो प्रजामंडल को शुरू किया जाता है सुकेत में, और पदम देव और मियाँ रतन सिंह के द्वारा 1948 में जो है वो मूवमेंट शुरू कर दी जाती है अगेंस्ट द इल प्रैक्टिसेस ऑफ लक्ष्मण सेन, और उसके साथ साथ सुकेत को इंडिया में, हिंदुस्तान में इंटीग्रेट करने के लिए। क्लियर। और वो चाहते हैं कि सुकेत के अंदर जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट स्टैब्लिश हो। कारण मैंने तुम्हें बता दिया था, कहीं ना कहीं जो पुराने वजीर थे उन्होंने इस बेसिक प्रीमाइस को एस्टेब्लिश या सेट करना जो है वो शुरू कर दिया। 25 फरवरी 1948 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पूरे का पूरा सुकेत स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चला जाता है, और 15 अप्रैल 1948 को सुकेत जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज होता है। अब पहले लेक्चर के ऊपर जाइए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे इनिशियल स्टेजेस पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स या 5 रियासतें मिलकर 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनाती हैं, और उन 5 रियासतों में से एक रियासत तुम्हारी सुकेत थी, दूसरी मंडी थी, जो दोनों मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाती हैं जिसका नाम था मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से सुकेत वो ऐसा एरिया है जो डायरेक्टली या सबसे पहले हिमाचल के अंदर, हिंदुस्तान के डायरेक्ट अंदर जो है वो इंटीग्रेट होने वाले या हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले बने जाने वाले हिस्सों में से एक था। तो ये थी पूरी कहानी तुम्हारी सुकेत के बारे में। अब देखिए, हिस्ट्री करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि जितनी बार तुम रिवाइज कर सकते हो हिस्ट्री को, उतना ही तुम लोगों के लिए बेटर है। डन। इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है मंडी, जिसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, जिसको तिब्बतियंस के द्वारा जो है वो जौहर के नाम से पुकारा जाता है, जो बुद्धिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस एक प्लेस है, एक जगह है।
पद्मा संभव का नाम आपने सुना होगा, रिवालसर आपने देखा है, वहां पे बुद्धिस्ट टेम्पल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो मंडी की बात करें, मंडी के बारे में अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग बुक्स हैं जहां से हमें मंडी के बारे में पता चलता है। ये आपके हैंड आउट में मौजूद हैं, एक बार नज़र मार लेना। जैसे राजाज ऑफ पंजाब वॉज रिटन बाय लेपल ग्रिफिथ, चीफ्स एंड फैमिलीज ऑफ नोट इन पंजाब रिटन बाय कर्नल मेसी। क्लियर? उसी तरह से सरदार हरदयाल सिंह के द्वारा मजमा ए तारीख, रियासत है खोहिस्तान ए पंजाब, इस तरह की बुक्स वगैरह लिखी गई हैं। कभी कभी तुमसे जो है वो राइटर्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो तुम इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमेशा ही प्रिपेयर होने चाहिए, हमेशा तैयार होने चाहिए। अब चलिए मंडी की कहानी की बात करें, तो मंडी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कैसे साहू और बाहू करके दो भाई थे, और बाहू सेन के द्वारा जो है वो मंडी रियासत की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, मंडी रियासत की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? या मंडी तो नहीं कह सकते हैं, मैंगलोर की होती है, मंडी बड़े बाद में बनेगा। मंडी जो बनेगा वो अजबर सेन के द्वारा बनाया जाएगा, और वहाँ पे मंडी जो नाम है उसकी स्थापना, उसकी शुरुआत जो है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआत थी मंगलौर, वहीं से ही एक्सपैंड होता होता ये मंडी रियासत बनी। उसका जो मेन क्रेडिट है, मेन श्रेय है, वो हम लोग देंगे किसको? कल्याण सेन को। अब कल्याण सेन, सॉरी पार्डन पार्डन, कल्याण सेन नहीं, बाहू सेन को, बाहू सेन को। अब बाहू सेन का, या बाहू सेन जब राजा बने, बाहू सेन के बाद जो 11th नंबर के राजा थे, 11वें नंबर के राजा थे, उनका नाम था कल्याण सेन। तो बाहू सेन के बारे में डिस्कस नहीं करें, उसके बाद जो राजा उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंगलोर वाले एरिया में ही थे। जो इंपॉर्टेंट राजा उनका नाम है कल्याण सेन, जो कि 11वें नंबर के राजा थे आफ्टर बाहू सेन। मतलब फर्स्ट बाहू सेन थे, तो 11वें नंबर के कल्याण सेन थे। इन्होंने भिवड़ी से कैपिटल शिफ्ट कर दी भतौली, और भतौली जो कैपिटल है, इसको आज हम लोग पुरानी मंडी के नाम से जानते हैं, जो कि ब्यास के किनारे पे, ब्यास का जो राइट बैंक है उसके वहां पे सिचुएटेड है, वहां पे बनी हुई। तो पुरानी मंडी जो है वहां पे कल्याण सेन के द्वारा कैपिटल शिफ्ट की गई थी। फिर पुरानी मंडी से थोड़ा सा आगे जाके सुकेती और ब्यास के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट बैंक पे जो है वो तुम्हें आज का मॉडर्न मंडी टाउन देखने को मिलता है, जिसको सधियाना भी कहा जाता है। वो तुम्हारा एस्टेब्लिश किया गया अजमेर सेन के द्वारा। तो अजमेर सेन वो है जिसने पुरानी मंडी से कैपिटल को शिफ्ट किया मंडी, जो मॉडर्न मंडी है वहां पे। और ये ईयर है तुम्हारा 1527 एडी, ईयर के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। अजबर सेन से पहले जितने भी तुम्हारे रूलर रहे मंडी के, उनको राणा कहा जाता था, चौधरी कहा जाता था, उनको राजा नहीं कहा जाता था। छोटे छोटे चीफ्स थे, छोटे छोटे एरियाज थे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब तुम्हारा बाहू सेन भी गया तो उसने भी छोटे से एरिया को, छोटे से एरिया का जो वो चीफ बना। क्लियर? तो उसके पास भी बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं हुआ करता था, लेकिन ऐसा राजा जिसने अपने एरिया को एक्सपेंड किया और अपने आप को राजा बोलना शुरू किया, और लोगों ने भी, या आसपास की रियासतों ने भी उसको राजा मानना शुरू किया, उसका नाम था अजबर सेन। अजबर सेन मंडी की हिस्ट्री का शायद सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। इसने एक छोटा सा किला बनाया था 4 टावर्स के साथ, जिसको चौकी का नाम दिया जाता है। भूतनाथ का टेंपल जो है वो अजबर सेन के द्वारा बनाया गया, और त्रिलोकीनाथ का टेंपल जो है वो उसकी रानी सुल्ताना या सुल्ताना की जगह लिखा गया है, उसके द्वारा बनाया गया। तो अगेन अजबर सेन हिस्ट्री में शायद मंडी का सबसे इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका राजा आ जाएगा, दैट इज योर सूरज सेन। अब देखिए सूरज सेन की अगर हम बात करेंगे, तो सूरज सेन जब राजा बना तो इसकी एज बहुत ही कम थी। तो पूरे की पूरी पावर जो हुआ करती थी वो एक ऑफिशियल था जिसका नाम था किरोरी खत्री। किरोरी खत्री के हाथ में हुआ करती थी। किरोरी खत्री बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। वो जगत सिंह, जो कि नूरपुर का राजा, देखो यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, हर जगह कॉन्स्पिरेसी जहाँ होगी वहाँ पे जगत सिंह तुम्हें देखने को मिलेगा। जो सूरज किरोरी खत्री था, वो राजा जगत सिंह जो कि नूरपुर का राजा था, उसके साथ मिलके सूरज सेन को मारने का प्लान करता है, ताकि किरोरी खत्री जो है वो राजा बन सके। क्लियर? अब इसके लिए जब वो पूरा प्लान किया जाता है, पूरा प्लॉट बनाया जाता है, जिसमें जगत सिंह जो कि राजा है नूरपुर का, वो अपनी बेटी के साथ सूरज सेन की शादी करवाने के लिए उसको बुलाता है। और वो ये प्लान करते हैं सारे के सारे कि जैसे ही सूरज सेन जो है वो जगत सिंह की बेटी से शादी करने पहुंचेगा तो उसको बीच में रास्ते में मरवा देंगे। लेकिन जो जगत सिंह की वाइफ थी वो सूरज सेन को पहले ही इसके बारे में बता देती है। और जब सूरज सेन को इसके बारे में पता चल जाता है, तो सूरज सेन जो है वो चुपके से वहां से, जो वहां पहुंचता भी है नूरपुर, लेकिन चुपके से, इससे पहले वो प्लान एग्जीक्यूट हो पाए, वहां से बाहर निकल आता है। अब जगत सिंह को ऐसा लगता है कि राजा बेटी से शादी करवाने आया और उसको वो मार भी नहीं पाया, तो उसको मजबूरन अपनी बेटी की शादी जो है वो सूरज सेन के साथ करवानी पड़ती है, और इस तरह से जगत सिंह की बेटी सूरज सेन की घरवाली या वाइफ बन जाती है। क्लियर?
अब देखो यार, ये वही वाला टाइम है, ये अगेन जब हमने चंबा की हिस्ट्री को डिस्कस किया था तब हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो पृथ्वी सिंह जब राजा हुआ करता था तो उसकी टेरिटरी को इन्होंने बाहर इसको खंगाल दिया था, इसको बाहर जो है वो पृथ्वी सिंह अपनी टेरिटरी से बाहर रह रहा था। तो जब जब तुम्हारा जगत सिंह मुगलों के खिलाफ जो है वो अटैक करेगा, तो मंडी और कुल्लू मिलके पृथ्वी सिंह को वापस उसकी जो चंबा की टेरिटरी है उसको जो है वो वापस उसकी चंबा की टेरिटरी जो है उसको वापस दिलवा देंगे। क्लियर? लेकिन बाद में जो सूरज सेन और कुल्लू का राज है उसके बीच में जो है वो रिलेशन खराब होते हैं, दोनों आपस में सॉल्ट माइंस, जो दरंग और गुम्मा की सॉल्ट माइंस हैं, उनके लिए उनके बीच में बैटल होती है, लड़ाई होती है। और इस चक्कर में सूरज सेन के हाथ से जो माइंस थी, सॉल्ट माइंस थी, जो तुम्हारी नमक की खदानें हुआ करती थी, वो सारी की सारी उसके हाथ से चली जाती है। क्लियर? सूरज सेन जो है उसको हम लोग मानते हैं ही कंस्ट्रक्टेड दमदमा महल और नैना देवी टेम्पल रिवालसर के पास। दमदमा महल आपको देखने को मिलेगा, नैना देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, रिवालसर के पास ये तुम्हारा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तुम्हारा सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था। क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है वजीर जलपू की। वजीर जलपू की कहानी तुम लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या था, एक अनंतपुर करके छोटा सा रियासत हुआ करती थी, छोटा सा, ऐसा कर रख लो कि राणा यहाँ पे रूल करता था। तो जो सूरज सेन था उसने अनंतपुर के किला को, जो राजा था उसको मार के अनंतपुरा का जो किला था उसके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था। अनंतपुर का जो राणा था जिसका उसका वजीर हुआ करता था, वजीर जलपू, उसने ये प्लान कर लिया कि वो उसका परिवार या उसके जो रूलर या उसका जो राजा हुआ करता था, राणा हुआ करता था, उसको जो सूरज सेन ने धोखे से मारा, तो वो भी सूरज सेन को धोखे से मारेगा। तो वजीर जलपू जो है वो सिर्फ सूरज सेन के साथ रहने का दिखावा करता है, सूरज सेन का बहुत ट्रस्टी बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे रात में जो है वो अपने लोगों को उस किले के अंदर, मंडी के किले के अंदर डालना शुरू कर देता है। और जब वो मंडी के किले के अंदर उसको डालना शुरू कर देता है, रात को उठ के जो सूरज सेन है उसको वो मार देता है रात के अंधेरे में, क्योंकि उसके लोग रात को आ चुके होते हैं। रात को जो है वो सूरज सेन को मार देता है। सूरज सेन की जो रानी है वो सती हो जाती है, लेकिन जब वो सती हो रही होती है तो वजीर जलपू को वो श्राप देती है। उस श्राप के कारण जो है जितने भी वजीर जलपू के डिसेंडेंट्स हैं वो सारे के सारे डिफॉर्म्ड, मतलब कोई भी अच्छी फिजिकल कंडीशन में पैदा नहीं होता है। क्लियर? तो छोटी सी कहानी है वजीर जलपू की और अनंतपुर की। वजीर जलपू भी शायद यहाँ पे बहुत गलत नहीं है क्योंकि उसने बदला लिया अपना, लेकिन उस चक्कर में जो है वो उसने राजा को रात को धोखे से मार दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि रानी का वो इतना विश्वास पात्र बन गया था कि रानी ने उसको अपना धर्म भाई मानना शुरू कर दिया था। क्लियर? तो सूरजमल के साथ मिलके, सूरजमल आप सब लोगों को पता है तुम्हारा जो है वो नूरपुर का राजा है, उसके साथ मिलके उसने रात को जो है सूरज सेन को मरवा दिया था। क्लियर? डन? इसके साथ सूरज सेन की एक और छोटी सी कहानी ये भी है कि सूरज सेन जो है उसके 18 बेटे पैदा हुए और 18 के 18 बेटे जो है वो मर गए। क्लियर? अब इस चीज से परेशान होके उसने माधो राय का एक मूर्ति बनाया और ये कहा, ये माधो राय का मूर्ति जो वो भीम के द्वारा बनाया गया था, माधो राय का मूर्ति उसने लिया। उस माधव राय मूर्ति को उसने अपना किंगडम असाइन कर दिया। उसने कहा कि आज के बाद जो रूलर है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि राजा का जो बेटे हैं वो सारे मर जा रहे हैं, तो राजा से बड़ा अभागा तो हो ही नहीं सकता कोई जो कि अपनी रियासत के लोगों को भी प्रोटेक्ट करके रखे। तो उसने कहा कि आज से जो रूलर है वो है माधोराव। तो आज जब भी तुम मंडी में शिवरात्रि वगैरह देखते हो, जब भी फेस्टिवल्स देखते हो, तो हमेशा माधव राय की जो आइडल है, सिल्वर की जो मूर्ति है, उसको हमेशा कैरी किया जाता है। तो इसकी कहानी जो है वो कहीं ना कहीं सूरज सेन से शुरू हुई थी। सूरज सेन के बाद उसका जो भाई है श्याम सेन वो राजा बनता है, क्योंकि इसके बेटे जो है वो सबके सब मर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा, दैट इज योर सिद्ध सेन। देखो यार, सिद्ध सेन जो है वो बहुत बड़ा अच्छा वॉरियर माना जाता है, सेंट इंसान माना जाता था। इसने जो बंगाल, सुकेत और कुल्लू, उन सारे के सारे एरियाज को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके साथ इसने लोन्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए थे लोगों को, और जिसमें जो तुम्हारा 25% है या 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, उसको वो हार्वेस्टिंग के बाद, मतलब जब कटाई होगी उसके बाद जो है वो राजा को वापस कर सकते थे। क्लियर? इसके साथ जो है वो सिद्ध सेन के द्वारा सिद्धकोट का एक किला भी बनाया गया। और साथ में जो तुम्हारा कुल्लू का राजा था, जिसने पहले भी इसके पिताजी के टाइम पे भी, सॉरी, श्याम सेन से पहले जो तुम्हारे सूरज सेन थे, उस स्पेसिफिक टाइम पे कुल्लू के राजा ने जो
कोई तुम्हारी सॉल्ट माइन से उनको कैप्चर कर लिया था। बाद में जब श्याम सेन आएगा वो फिर से उनको रिवर्ट कर लेगा, रिटर्न ले लेगा कुल्लू से। जब सिद्ध सेन राजा बनेगा तो कुल्लू का राजा मान सिंह जो है वो फिर से अटैक करेगा उन माइंस को कैप्चर करने के लिए, और यहाँ पे मंडी यानी कि सिद्ध सेन इस बैटल को हारेगा, और ये माइंस जो हैं वो फिर से किसके पास चली जाएंगी, कुल्लू के पास चली जाएगी। तो कुल्लू का राजा मान सिंह उस स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो मंडी का राजा सिद्ध सेन उस डायरेक्शन में तो नहीं देख पाया, इवन की कुछ टेरिटरी तो उसने कुल्लू को जो है उसको देनी पड़ी। इनिशियल स्टेजेस पे कुल्लू की टेरिटरी उसने ली, बाद में मान सिंह के टाइम पे उसको अपनी टेरिटरी जो है वो वापस छोड़नी पड़ी। क्लियर। उसके बाद जो है वो सुकेत को इसने पकड़ा। नच्चन, हटली, माधोपुर, लाड, ये सारे के सारे एरिया जो कि सुकेत के अंदर हुआ करते थे, ये मंडी की टेरिटरी में उसने जो है वो क्या कर लिए, ऐड कर लिए। डन। इसके बाद जो है वो सिद्ध सेन जो है उसने बंगाल के राजा को बुलाया ताकि उसको अपनी बेटी का हाथ दे सके, लेकिन उसने धोखे से सिद्ध सेन ने धोखे से पृथ्वीपाल जो है उसको मार दिया, और दमदमा पैलेस में उसका जो सर था, उसका जो हेड था, उसको दफन कर दिया। क्लियर। अब सिद्ध सेन जो है वो पश्चाताप करने के लिए सिद्ध गणेश और सिद्ध भरा जो है वो दो टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन करता है। ये सिद्ध सेन की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं, जहाँ पे इसने धोखा भी दिया, जहाँ पे इसको बहुत अच्छा इंसान भी माना जाता है। अच्छा इंसान इसको इसलिए माना जाता है सेकंड पार्ट के लिए, वो ये है कि गुरु गोविंद सिंह के जो कंटेम्प्रेरी हैं वो है तुम्हारे सिद्ध सेन, और गुरु गोविंद सिंह जो है वो मंडी की यात्रा पे जब आए थे तब सिद्ध सेन उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, और सिद्ध सेन ने गुरु गोविंद सिंह को बहुत ही ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया था, उनकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक तरह से आओ भगत की थी। क्लियर। इससे खुश होके गुरुजी जो गुरु गोविंद सिंह जी थी उन्होंने ब्लेस किया था सिद्ध सेन को, और कहा था कि मंडी को जो लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। आसान भाषा में मंडी को जो भी लूटने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, उसके ऊपर जो है वो प्रहार होगा नेचर का भी, और हो सकता है कि यहाँ पे उनका मतलब था कि मेरी तरफ से भी। क्लियर। और उसके साथ जॉर्ज विग्ने जो कि सुकेत की विजिट पे आए थे, वो तुम्हारे मंडी की विजिट के ऊपर भी आएंगे, लेकिन वो सिद्ध सेन के बाद जो बलवीर सेन तुम्हारे राजा रहेंगे उनके दौरान जो है वो विग्ने की विजिट तुम लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट राजा है ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन के बारे में आप लोगों ने देखा है, ईश्वरी सेन जो है वो हम लोगों ने देखा है कि ईश्वरी सेन बहुत ही छोटी एज के थे जब वो राजा बने थे। बैरागी राम जो थे उनके रीजेंट थे जो उनकी देखभाल किया करते थे। क्लियर। अब दूसरी कहानी यहाँ पे ये है कि बैरागी राम ने महाराजा संसार चंद की जब हेल्प मांगी, क्योंकि इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जो ऑफिशियल्स थे वो सत्ता के ऊपर कब्जा इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, लेकिन महाराजा संसार चंद ने इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मंडी, उसने मंडी के ऊपर अटैक कर दिया 1792 में, और सुकेत का राजा अगेन विक्रम सेन उसकी सहायता ली, या विक्रम सेन ने उसकी हेल्प की, और जब मंडी जो है वो बहुत बुरी तरह से हार जाती है, कुछ एरिया सुकेत के पास चला जाता है, ईश्वरी सेन को उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका मंडी की रियासत ईश्वरी सेन के दौरान उनकी जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और दूसरी बात हमने ये भी देखी थी कि कैसे ईश्वरी सेन को उठा के 12 साल के लिए नदौन में चौमुखी किले में डाला जाता है। बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं हम लोग, जब तक गुरखास के द्वारा जो है वो उसको फ्री नहीं करवाया गया। क्लियर। डन। और उसके साथ साथ जो है वो मंडी के द्वारा जो आपके महाराजा संसार चंद थे उन्होंने 1 लाख रुपए का एनुअल ट्रिब्यूट जो है वो उनको पेश किया जाता था। और जब ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी साइन हुई तुम्हारे सिक्स के साथ, तो महाराजा संसार चंद को जो मंडी है उसको छोड़ना पड़ा, और इस तरह से मंडी जो है वो सिख के कंट्रोल में आ गई। और जब मंडी सिख के कंट्रोल में आई तो इसका मतलब ये है कि अब मंडी ट्रिब्यूट जो है वो महाराजा संसार चंद को पे नहीं करेगी, अब वो किसको पे करेगी, अब वो पे करेगी सिख को। और जब बाद में सिखों को ब्रिटिश के द्वारा हराया जाएगा तो मंडी ब्रिटिश के अंदर आ जाएगी, सनद साइन होगी, और वहां पे ईश्वर सेन जो है या ईश्वरी सेन जो है उसको फिर से राजा बनाया जाएगा, किसका, मंडी का। और जो मूरक्राफ्ट हैं, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट मंडी। और इसके साथ साथ कहलूर सुकेत के बारे में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे भी इनकी विजिट हुई थी। तो ये छोटी सी कहानियाँ, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे अगले राजा आ जाएंगे, दैट इज़ योर बलवीर सेन। जब बलवीर सेन तुम्हारे राजा होंगे तो सिख जो हैं वो फिर से, क्योंकि मंडी महाराजा रणजीत सिंह के बाद मंडी ने फिर से अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था, तो सिख के जो जनरल्स थे वेंतुरा, उनको भेजा जाता है इस स्पेसिफिक एरिया को फिर से कैप्चर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और सिख जो हैं वो इस एरिया को बहुत बुरे तरह से प्लंडर कर देते हैं, और इवन कि कमलागढ़ का किला जो कि संसार चंद भी नहीं जीत पाया था मंडी का, उस किले को भी
सिखों के द्वारा प्लंडर किया जाता है। वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति होती है रूपेश्वरी देवी की, उसको भी लूट लिया जाता है। लेकिन जब वो उस मूर्ति को लेके महाराजा शमशेर सिंह के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो बलवीर सेन है वो महाराजा शमशेर सिंह को याद दिलवाता है कि किस तरह से जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, सिंह जी के द्वारा ये बताया गया था या कहा गया था कि मंडी को कोई भी नहीं लूट सकता और उनका स्पेशल आशीर्वाद है मंडी के ऊपर। तो वहाँ पे महाराजा शमशेर चंद्र सिंह जो है उनको अपनी गलती का एहसास होता है। बलवीर सेन जिनको बंदी बना के जो तुम्हारे सिख जनरल्स थे, सिख फोर्सेस हैं, वो ले गए होते हैं, वो उनको वापिस छोड़ते हैं और जो मूर्ति थी रूपेश्वरी देवी की उसको, उस मूर्ति को भी वापिस दे दिया जाता है राजा ऑफ मंडी को। लेकिन अगेन बाद में ट्रिब्यूट पे कर रहे होते हैं, ये फिर से ट्रिब्यूट पे करना शुरू कर देते हैं सिख्स को। लेकिन जैसे ही सिखों की डिफीट होती है, जो तुम्हारा मंडी है वो किसके कंट्रोल में आ गया, सनद ग्रांट हुई। यहाँ पे करेक्शन है, ईश्वरी सेन के टाइम पे सनद नहीं दी गई थी, ईश्वरी सेन की पहले डेथ हो गई थी। बलवीर सेन के दौरान जो है वो सनद के ऊपर साइन किया गया था, किसके द्वारा, तुम्हारा मंडी के द्वारा, और इस तरह से वो ब्रिटिश के पास आ गए। इसके बाद नेक्स्ट आपके राजा हैं दैट इज योर विजय सेन, 1851 से लेकर 1902 तक रहे। 1871 में लॉर्ड मेयो ने मंडी में विजिट की और इनकी यादगार में नवा महल की कंस्ट्रक्शन की गई। इसके साथ ही आप सब लोगों को पता था दिल्ली दरबार लगा हुआ था 1877 में, जहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया है उसको एम्परर या एम्प्रेस ऑफ इंडिया जो है वो डिक्लेयर किया गया था। नॉर्मली दरबार लगा करते थे जब भी कोई एम्परर या एम्प्रेस किसी को डिक्लेयर किया जाता था। तो उसी तर्ज पे 1877 में जो है जब दिल्ली दरबार लगा तो विजय सेन जो है वो मंडी की तरफ से उस दरबार को अटेंड करने गया था। इसने विक्टोरिया का हिंदुस्तान की रानी क्वीन बनने की खुशी में विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण किया था 1877 में, जिसकी कीमत उस जमाने में 1 लाख रुपए आई थी। इसके साथ ही इंजीनियर पोकीज के द्वारा जो है वो नए रोड्स की कंस्ट्रक्शन भी की थी और साथ में विजय सेन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ H.J. मेनार्ड, ब्रिटिश के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे उसके, H.J. मेनार्ड की हेल्प से जो है वो लॉ सिस्टम और जो तुम्हारी बेगार या एग्रीकल्चरल राइट्स थे उनके लिए भी अलग अलग कानून जो है उनका निर्माण किया था। तो विजय सेन मोर और लेस हम लोग रिफॉर्मिस्ट मान सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। ये सारे के सारी कहानी जो है वो इन फैक्ट्स के थ्रू हमें देखने को मिलती है। और लास्ट राजा मंडी के जिन्होंने साइन किया था मंडी को इंडिया के अंदर ऐड करने के लिए, जो लीड कर रहे थे सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को, उनका नाम है जोगिंदर सेन। जोगिंदर सेन वो हैं जिन्होंने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था काम का। और सबसे पहली बात, इन्होंने हाइड्रो पावर उहड़ वैली में एस्टेब्लिश हो सकती है, बन सकता है प्रोजेक्ट वहाँ पे या नहीं बन सकता है, 1922-23 में यहाँ पे सर्वे किया गया। जोगिंदर सेन जो है वो कंपैरेटिवली एक अच्छे लिबरल जो है वो राजा के रूप में देखे गए हैं। क्लियर। तो ये तुम्हारे सारे का सारा जो है वो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं मंडी एंड सुकेत के। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग जो हमारी 2-3 इंपॉर्टेंट रियासतें रह गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी में सिर्फ हम लोग जो है वो सर्वे और बजट के ऊपर ही फोकस रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमारा सिलेबस वाइज काफ़ी स्टूडेंट्स को टेंशन भी रही होगी कि सिलेबस अभी नहीं खत्म हो रहा है। मैक्सिमम सिलेबस जहाँ से सवाल आ सकते हैं वो सिलेबस हमने मोरलेस कवर कर लिया है। अब हमारा ज्योग्राफिकल पोर्शन जहाँ से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक पोर्शन जहाँ पे 2 या 3 सवाल आएंगे, उसके बारे में हमारा डिस्कस करना रह गया है। हिस्ट्री के जो मेजर चंक था जहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे कुल्लू है, सिरमौर है या सोलन है, ये 3 रियासतें हैं या 3 इंपॉर्टेंट हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना रह गया। लेकिन अगेन वो बहुत ज़्यादा उतना लेंथी नहीं है उनके बारे में समझना जितना इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, इन रियासतों के बारे में था। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।